All right, a very good evening to all of you, all the guests. A very happy new year, and DITF welcomes you once again for this wonderful webinar on Right to Information Act. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आप सभी ने सुना है, आप सभी ने जाना है, आप सभी ने नोटिस भी किया और आप सब लोगों ने शायद आपने इस्तेमाल भी किया होगा, मगर आपको उसके बारे में एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम आज ये वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि आप आगे जाके हमारी इस ब्यूटीफुल गवर्नमेंट सर्विस का इस्तेमाल कर सके अपने फ़ायदे के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले जैसे हम हमारी जो प्रथा है, सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहूँगा DITF की तरफ से बहुत बहुत साल की मुबारकबाद, बिकॉज इस 2021 में चाहे हम सब लोग इस कोरोना वायरस से बच जाए, वैक्सीन सबको मिल जाए और हमारी लाइफ नॉर्मल तरीके से आ जाए, एक दूसरे को मिल सके, यही हमारी आशा है। और हम सबसे पहले DITF का वापस इंट्रोडक्शन करेंगे। सो रिक्वेस्ट एवरीबडी, हमारी स्क्रीन के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए एंड विल बिगिन दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन ऑफ DITF नाउ। आई होप आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है। यस किरण। ओके, सबसे पहले आज का जो वेबिनार है, इट्स गोना बी, एज आई सेड, इट्स गोना बी ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एंड वी हैव गॉट आवर वंडरफुल स्पीकर मिस अंजना शर्मा जी, जो अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से आज हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाल कर हमें टाइम दे रही है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज थैंक हर। थैंक यू अंजना जी, आपने अपना कीमती समय निकाल कर आज हमारे लिए टाइम दिया है। We'll have the introduction now with this wonderful logo. बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम्। We have a DITF adopted slogan जो संस्कृत में है और रजनीश दधी जी ने हमें इस स्लोगन के बारे में अवगत कराया है और वो संस्कृत के बहुत ही अच्छे विशेषज्ञ हैं, उन्होंने BEd किया हुआ है और उनकी पूरी प्रोफाइल बहुत ही बेहतरीन है। तो हम आगे बढ़ते हैं बिकॉज हमारे पास आज बहुत इम्पोर्टेंट हमारे स्पीकर हैं। एंड सबसे पहले हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट मिस्टर देवेश दधीच, जिन्होंने इस DITF का इंसेप्शन किया और सबसे बड़ा मोटो है कि भाई आज हम हमारी कम्युनिटी के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं एक दूसरे के साथ जोड़ें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें और एक दूसरे को जैसे भी चाहे हम हेल्प कर पाएँ, बी इट प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली। एंड अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय मिस्टर देवेश दधीच जी। Our mission and vision, we have got creating a community of people who come together for noble cause and to serve economic empowerment, social development, knowledge and service to our community members. We have got a vision to inspire lifelong learning, advanced knowledge and strengthen our communities. एंड हम आपको अभी थोड़े हमारे प्रीवियस इवेंट्स के बारे में थोड़ी सी ग्लिम्स देना चाहेंगे बिकॉज 2020 वाज अ सुपर्ब ईयर। वी हैव ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। हमारे पास स्टार्टअप का एक आइडिया था। वी हैव गॉट वेबिनार ऑन वॉक टुवर्ड्स सक्सेस, व्हाट गोज इनटू द माइंड ऑफ अचीवर्स। प्लस हमारे साथ डॉक्टर गौरव दधी जी थे जो होम्योपैथी के बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें बहुत गाइड किया था। अ वेबिनार ऑन MSMEs, जिसकी वजह से हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स एंड कंपनीज को हेल्प किया हुआ है। वुमेन्स विंग ने भी हमारे बहुत सारे इवेंट किए हुए हैं, जिसमें से एक थी सिंजारा प्लस दूसरी क्रिसमस। वी हैव गॉट वेबिनार ऑन करियर गाइडेंस, दिवाली एंड म्यूचुअल फंड्स, हाउ टू इन्वेस्ट योर फंड्स। वैसे ही हम आगे इस 2021 में बहुत सारे वेबिनार्स लेकर आए हैं और सबसे पहले हम आज के वेबिनार के बारे में बात करेंगे। हमारा जो प्रीवियस वेबिनार था एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र, वो भी एक सुपर्ब था और हमारे दोनों स्पीकर्स बहुत ही बेहतरीन थे। हमारे क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे थे मगर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने थोड़ा वेबिनार को कट शॉर्ट कर दिया था। और आज का जो वेबिनार है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जब आप अंजना जी को सुनेंगे और वो हमें गाइड करेंगी। ये हमारे फ्यू टेस्टिमोनियल्स हैं जो कहते हैं कि भाई वी हैव गॉट अ ट्रेमेंडस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर वेबिनार्स एंड
truly they have connected leaps and bounds, not in India, but all across the globe. Obviously, people have benefited from this wonderful webinars of DITF. So there are many more things in pipeline. और सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी है 2021 में कि हमने जो कमिट किया था कि वी विल बी लॉन्चिंग आवर DITF बुलेटिन, जिनकी संपादक एंड द ऑथराइज राइटर इज तरुणा ददी जी. उन्होंने बहुत ही अच्छी बुलेटिन उन्होंने पब्लिश करवाई है, जिसके इनॉग्रेशन में देवेश जी गए थे अयोध्या. हमारे स्वामी जी पुंडरिक जी ने उनको इनॉग्रेट किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी जो पहली बुलेटिन है वो लॉन्च हुई है. And I would like to share a small video of it, जहाँ पे देवेश जी is celebrating the wonderful launch of DITF bulletin by पुंडरिक स्वामी जी. ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम सबको बुला पाए एक जगह पे, और लॉकडाउन की वजह से वी वुड नॉट वांट एनीवन टू ट्रैवल अक्रॉस. सो आवर फाउंडर प्रेसिडेंट टुक द इनिशिएटिव और उन्होंने ये बुलेटिन का लॉन्च किया है. इसके बारे में भी मैं आपको 2 मिनट इस इंट्रोडक्शन के बाद बताऊंगा. वी हैव आल्सो लॉन्च आवर मेंटरशिप प्रोग्राम विद मिस्टर नमन ददीच हु इज अलॉन्ग विद अस ऑन दिस वेबिनार. भाई जिनको भी अगर कोई भी डाउट हो बीट स्टडीज और मे बी वांट हैव अ न्यू स्टार्टअप, ही इज अ बीटेक एंड फाइनल स्टूडेंट ऑफ IIM Ranchi and he is mentoring our all youngsters who would like to have their own business to start up. अभी आपको कुछ भी डाउट हो अभी आप मेल कर दीजिए, हम आपको कनेक्ट करवाएंगे नमन जी से, जो आपको गाइड करेंगे कि आपको अगर आपके बिजनेस करना है और कैसे आगे बढ़ना है, कुछ आइडिया है जो आपको आगे बढ़ानी है. सो डेफिनेटली ही इज द मैन टू गो. एंड टॉकिंग अबाउट आवर टुडे स्पीकर, इनकी प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो मिस एडवोकेट अंजना शर्मा जी का प्रोफाइल इतना बड़ा है कि मैं 1 घंटा उनके लिए बोल सकता हूं. बट टू मेक इट शॉर्ट and to mention it in just few lines, she is a lawyer with practice in Supreme Court, Bombay High Court and other high courts of India. She is a motivator, law trainer, passionate writer and Rotarian. She is also advisory role of many MNCs, and she has got an award from Star President Award by Rotary International, appreciated by many social organizations for rendering her social and legal services. Apart from her professional curriculum, वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत ही अच्छे काम करती हैं. आपको उनकी पूरी जानकारी उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे मिल जाएगी. I would suggest everyone to visit her profile and follow her so that you can get more details of Advocate Anjana Sharma ji. And now this was just a pure introduction. आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है और मैं सिर्फ 2 लाइन और मतलब 2 मिनट और लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बुलेटिन के लिए जिन लोगों ने बहुत ही मेहनत करके बुलेटिन को लिखा है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी के मेहनत की वजह से आज हमारा बुलेटिन सक्सेसफुल रहा है. तो मैं कुछ नाम लेकर उनकी जो छोटी छोटी जिस्ट हैं वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा और आप सबको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ही आपको समय मिले द DITF बुलेटिन का पढ़ें, बिकॉज द आर्टिकल्स रिटन इन दैट बुलेटिन आर रियली वंडरफुल. सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारे कवि गीतकार भिलवाड़ा से जो नरेंद्र ददी जी हैं, उन्होंने महर्षि ददी जी स्तुति जो रची है वो बहुत ही सुपर्ब है. मतलब आप मान नहीं सकते कि भाई वो जो इन डेप्थ उन्होंने बोला है इस कविता के तौर पे, वो आप जैसे पढ़ेंगे ना, आई वुड नॉट बी द बेटर पर्सन टू जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन, बट यस यू कैन रीड इट एंड यू विल अंडरस्टैंड. सेकेंड जो है हमारा वाइब्रेंट थॉट आर्टिकल बाय राजेंद्र बिसावा जी, उन्होंने पूरा हाईलाइट किया बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड विच DITF हैज मेड टू यूज दिस ईयर. मतलब DITF ने इस वर्चुअल वर्ल्ड में कैसे अपने आप को आगे बढ़ाया और हमने इस एक्सपीरियंस किया कि हमारे प्रोफेशनल्स ऑफ दलित समाज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें. और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि भाई दिस इज द वंडरफुल एफर्ट बाय DITF, जिन्होंने वेबिनार के जरिए हमारे सारे टैलेंटेड जो आर्टिस्ट हैं, टैलेंटेड पीपल हैं, टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं, उनको ददीज का फैमिली में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया और उन्होंने अपनी टेस्टिमनी एक आर्टिकल के रूप में पब्लिश किए हुए हैं. डॉक्टर सुभाष चंद्र ददीज, उन्होंने कहा है कि भाई आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो राइज हो रहा है वो है ओबेसिटी. एंड यस इट इज ऑन राइज बिकॉज पीपल आर स्टेइंग होम, दे डोंट हैव टाइम टू वर्कआउट. एंड ऑब्वियसली बीच में 6-8 महीने जिम भी बंद थे, घर पे इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं हो पा रहा था. सो उन्होंने कहा है कि भाई ये रिस्क और ज़्यादा ना बढ़ पाए एंड वी डोंट फॉल इनटू द risk of under the risk of falling into the top 10 countries of obesity. So उन्होंने कहा है कि आप ब्रिस्क वॉकिंग शुरू करें, साइकिलिंग करें डेली और फिट रहें. और उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल था हमारा वो है मोहित ददीज जी, जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम कही है. उनकी पोएम का एक छोटा सा जिस्ट है कि बहुत ही अच्छी कविता जिसकी सारांश है, हमारे होने से हमारा अस्तित्व है और हमारे खोने से किसी और को अस्तित्व मिलता है.
तो बहुत ही अच्छी कविता है, एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। ये कविता के बाद मुझे भी गूज़बम्स आने लगे थे। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल था बीएन शर्मा के साथ, उन्होंने लड्डू के ऊपर बताया था उद्यमिता पूरी तैयारी के साथ अपनी किस्मत आजमाए। मतलब ये हर एक आर्टिकल के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं लूँगा बिकॉज आज हमारा टॉपिक कुछ और है, मगर सिर्फ ये जस्ट इसलिए कहता हूँ कि हमारे इन सारे ऑथर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिकल प्रेजेंट किए हैं। नेक्स्ट मैं डॉक्टर ए के शर्मा, उन्होंने नेशनल रिसर्च ऑफ आयुर्वेद, दे आर पार्ट ऑफ नेशनल रिसर्च ऑफ आयुर्वेद। उन्होंने हमने कोरोना वायरस का भारतीय नाम वृत विषाणु क्यों रखा है उसके बारे में बताया। एक स्टोरी है वृत्तासुर की जिसकी वजह से उनको इंद्र ने दधीचि ऋषि के वज्र से मारा था। सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी डिपिक्टिंग इट। दैट इज द रीजन उन्होंने कहा है कि भाई इंडियन नेम ऑफ कोरोना वायरस इज वृत विषाणु। एंड उन्होंने कहा है कि भाई वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग उसको मिटा भी सकते हैं। इट्स एन एंटीवायरल फ्यूमिगेटिंग पाउडर विदाउट एनी स्मोक एंड ऑर्डर विच इज कॉल्ड ए वायरस। वो यूज करने से भी हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। सो अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल आर्टिकल फॉर ऑल ऑफ अस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोरोना वायरस। नेक्स्ट रजनीश ददीच जी ने ईश्वर के ऊपर लघु कथा लिखी है, वो भी पूरी संस्कृत में है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी है। नेक्स्ट आर्टिकल बाय संजीव सजल फ्रॉम भिलवाड़ा, उन्होंने मीरा के ऊपर एक गीत लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन ऑफ द वंडरफुल कवि मिस्टर ज्योति प्रसाद ददीच जी, उनकी भी पूरी बहुत अच्छी प्रोफाइल है, मगर बड़ी अच्छी प्रोफाइल है। मैं अभी यहाँ पे उनकी प्रोफाइल के बारे में हाईलाइट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, बट उन्होंने कहा है कि भाई हमें चलते रहना और चलते रहा। जैसे आप चलते रहो, अपना आगे काम करते रहो, अपना सफलता मिलती जाएगी। नेवर गिव अप एटीट्यूड एंड कीप वॉकिंग, दैट इज व्हाट द जस्ट ऑफ दैट वंडरफुल पोएम इज। नेक्स्ट वी हैव सीए दीपक ददीच, उन्होंने कहा है कि भाई आर ददीच रेलेवेंस ऑफ आर आइडेंटिटी इन आर 21st सेंचुरी। यस, हम ददीच हैं, उसकी प्राउड जो हमारे पास होनी चाहिए, हमने प्राउडनेस होनी चाहिए, वो क्यों होनी चाहिए आज इस 21st सेंचुरी में, उन्होंने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव राजेश शर्मा जी उद्गर फ्रॉम उद्गर, उन्होंने कहा एक बहुत ही क्रिटिक वाली पोएम लिखी है लॉकडाउन के ऊपर और उनकी मीनिंग। वैसे ही इन सभी को मैं खूब खूब धन्यवाद कहना चाहूँगा और कहूँगा कि भाई जो जो हमारे और मेंबर्स हैं और हमारे जितने भी लोग हैं जो भी अपने आर्टिकल लिखना चाहते हैं, प्लीज़ हमें अपने आर्टिकल्स सेंड कर दीजिए ताकि हम हमारे फरवरी बुलेटिन में पब्लिश कर सकें। एंड यू कैन मेल इट अस ऑन ditfindia@gmail.com. Now, without wasting much time, I would like to hand over the entire webinar to our moderator, Advocate Nehal, जो एडवोकेट अंजना जी के साथ गुफ्तगू करेंगे और हमें आरटीआई के बारे में अवगत कराएंगी। नेहल, ऑल योर्स। Thank you, Kiran ji. A very happy new year to everyone, firstly. And thank you, Devi Shankar, for again giving me this platform where I can speak and joining everyone across the globe who can have access to such information. Um, Kiran ji has anyway introduced Advocate Madam, but jitna मैं उनके बारे में बोलूँ कम है. I was just speaking to her. There's one thing I'd like to mention. She just told me, Nehal, I feel I do this only because everybody sitting in a room also should know about their right and the privilege that the government has given them. So to access such rights, such privilege, she's come on board and she's going to tell us and guide us through the entire process that is going to be there. Apart from that, she's been telling we find such people who are we find rarely such people. She was saying that advocates charge a bomb for a small litigation also, for a small application also, whereas you yourself as a person can apply for any of the information and government has given you these advantages. So why not utilize these advantages? So she works in the benefits of people, and here she is today with us to share with the entire process. So let us all welcome on board. Without wasting much time, I would like her to run us through the process, and then we can have a session. Apart from that, anybody who she has few draft applications also with her. Anybody if at all needs any help, you can reach out to us or you can reach out to her. She will get back to you, and you can have the draft applications also. Ma'am, going ahead, do you want me to share the screen or you would yourself share the screen? You are on mute. Yeah. Neil, you can share, na? No issues. Yeah, I'll share the screen. Just give me a minute. I believe my screen is visible, right? Yes, it is visible. Okay, ma'am. The stage is all yours. Thank I am audible to all, na? I am audible to all. Or shall I increase my?
Am I audible to all? Yes, ma'am. I believe you are audible to me very well, in fact. Little bit Okay, louder, now. please. Little louder. Again louder. Just wait. Let me. Is it okay now? Hello. Is it Fair okay enough. now? Yeah, fair enough. Uh-huh. So we'll start, Nehal. Shall we start? Yes, ma'am. Yes, ma'am, you can go ahead. So first of all, I would like to thank Devesh Uncle for giving me an opportunity to conduct lecture. I am myself Dadich, and to tell you all that this would be my ever first training, feeling good to connect with our community because they are interested in learning the law. And so I'm really feeling great and proud to be a part of such community today. All professionals and educated youth are connected, and even the experienced people are there attending the session of mine. Then I would like to tell all of you one thing, that all the participants, I would just want to ask whether you are comfortable in English, Hindi or English, because accordingly I will go ahead, because it has to be an interactive session and it has to be a value added session for all of you. Otherwise, no point. Yeah, Anjana ji, I would interrupt here. I would request कि आप है ना हिंदी में ही रखो, because हमारे सारे participants जो है, not many people would be able to understand English. आप पूरा हिंदी में बताएंगे तो each and every person can at least समझ सकते हैं कि भाई process. तो आप majority हिंदी रखो, जो terms and conditions, जो words आपको लगता है कि भाई English ही बोलना है, वो ठीक है. हाँ जी जी, थैंक यू किरण. मैं वही जानना चाह रही थी, क्योंकि सब्जेक्ट भी थोड़ा सा लॉ बोरिंग होता है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, और एकदम से इंग्लिश अगर कंटिन्यू हो जाए और पार्टिसिपेंट्स को समझ में नहीं आए तो फिर आज मतलब हमारा DITF का जो ये प्लेटफॉर्म है उसका ऑब्जेक्टिव ही फेल हो जाएगा. क्यों देव? So Anil, can you please scroll the screen? So we start. Any of you, किसी आप सब में से किसी को भी कोई जानकारी है क्या? RTI है क्या? होगी शायद. It is called Freedom of Information Act in USA and RTI in India. India. Very good. ये तो लॉ लीगल टर्म आपने बोला, बट एक्चुअली होता क्या है RTI? हम हमेशा 2005 के बाद से, इनफैक्ट इसका बैकग्राउंड अन्ना से स्टार्ट हुआ था, बट 2005 में ये लॉ इनैक्ट हुआ, राइट? तो 2005 के बाद से एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट RTI RTI RTI. सो आपने जैसे बिल्कुल ही सही कहा, RTI इज बेसिकली राइट टू चैप्टर वर्स 18 कहता है, I'll just read the quote. कर्मण्य कर्मया पश्येत कर्मणि च कर्मया सबुद्धिम आन मनुष्य से सयुक्त कृतस्न कर्म कृत. See, this is chapter 4 verse 18. इसका इंग्लिश में मीनिंग ये है कि ट्रूथ अबाउट द एक्शन मस्ट बी नोन, ट्रूथ अबाउट द इनएक्शन मस्ट बी नोन, and truth about the prohibited action must be known, and mysterious are the ways of action. अगर आप हेलो अगर आप इस श्लोक अगर आप इस श्लोक को काफी अच्छे से और बारीकी से समझेंगे, आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गीता पाठी होंगे एवरीडे, तो वो इसका मीनिंग समझ पाएंगे. यहाँ से निहित आपको एक पता चलेगा कि ट्रुथ की जानकारी जो निकालना होता है वो ऑब्जेक्ट होता है RTI एक्ट का. दिस इज द एक्ट व्हिच वाज इनैक्टेड इन 2005 एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट वाज कि कोई भी मनुष्य को, कोई भी सिटीजन कंट्री को कुछ भी जानकारी अगर चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. और इसका एक रूल बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया, उसमें बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं, जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं, जो मैं आज आपको इस सेशन में बताऊंगी कि किस तरीके से RTI आपको लगानी है.
आरटीआई कब कब लगाई जा सकती है, आरटीआई नहीं अगर आपको इंफॉर्मेशन मिले तो आपको क्या करना है, कैसे आपको फर्स्ट अपील करनी है, कैसे आपको सेकंड अपील करनी है, और कौन कौन से गवर्नमेंट बॉडीज के पास आप आरटीआई लगा सकते हो, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, मतलब जहां आप आरटीआई नहीं इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर ऑफिसर्स आरटीआई की प्रॉपर जानकारी ना दें तो उस समय क्या एक्शन उन ऑफिसर्स पे लिया जा सकता है, पीआईओ कौन कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र में अगर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स महाराष्ट्र के होंगे तो मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि महाराष्ट्र में कौन कौन से ऑफिसर्स और कौन कौन से अथॉरिटीज ऐसे बिठाई गई हैं जहाँ पे आप, और एड्रेस भी दूंगी इनफैक्ट एंड में कि कहाँ आप अपील्स और अपने एप्लीकेशंस लगा सकते हो और किस तरीके से आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। इसके अलावा आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी या आपने कभी खुद ऐसा कुछ अनुभव किया हो कि भाई आरटीआई हमने लगाई और हमारा ऐसा अनुभव रहा, तो वो भी कुछ क्वेरीज आपकी रहेंगी तो वो आप अंत में मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं उसकी भी आपको अपनी नॉलेज के अनुसार और जो मेरा अनुभव है लॉ का, मैं आपको जरूर उसके बारे में सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगी। तो आरटीआई एक्ट का ऑब्जेक्ट तो आपने अभी मैंने जो एक बैकग्राउंड दिया है उसके हिसाब से आरटीआई एक्ट क्यों आया मैं वो आपको बताती हूँ। इंफॉर्मेशन जो पब्लिक कंट्रोल अथॉरिटीज होती हैं उनके अंडर में जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनको हम कैसे सिक्योर करें, इसीलिए ये आरटीआई एक्ट आया। सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका था कि आप प्रैक्टिकल रेजीम जो सिटीजन्स के पास आप प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचा सकते हो, इसलिए एक स्पेशल इनैक्टमेंट लाया गया। दिस इज अ स्पेशल लॉ और ओनली फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन। फिर जो थर्ड इसका इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव था टू हार्मोनाइज द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ रिवीलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मतलब कि हम ऐसा होता था कि जैसे सपोज एक उदाहरण देती हूँ प्रैक्टिकल, कि आप अगर पुलिस स्टेशन में जाते हो तो आपको ऐसे बता देंगे अरे आरोपी हो आप तो अक्यूज हो, आपको राइट नहीं है, आपको कैसे हम आपको कंप्लेंट की कॉपी दें, हम आपको कैसे जानकारी दें। तो इस तरीके के डे टू डे चीजों में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की जाती थी, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ऐसा हाइड कर देते थे, फिर आपको एक लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। तो ये स्पेशल इनैक्टमेंट इन सभी चीजों को, इन सभी प्रोसेस को इस इनैक्टमेंट में काफी ईज कर दिया। हालांकि जैसे जैसे हम आगे मैं आपको बताऊंगी आप जानेंगे कि इतने साल के बाद भी बहुत सारी मतलब बहुत इतना सशक्त नहीं, और बहुत सारे अभी करंट ऐसे इश्यूज भी हुए हैं। जैसे मैं निहल से कर रही थी तो शी वाज सेइंग कि बहुत सारे लोग ये इंटरेस्टेड हैं कि पीएम केयर फंड जो बनाया गया वो एक मुद्दा था आरटीआई में क्यों नहीं आता और आता। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हमने जब से 2005 से ये एक्ट आया तब से हमने इस एक्ट को इसमें लूप होल्स भी देखे हैं, बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे लॉ मिनिस्ट्री में, हालांकि अब वो कब इम्प्लीमेंट हो मुझे नहीं पता, बट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड लॉ अबाइडिंग मैंने दिए हैं क्योंकि मेरे खुद के अनुभव रहे हैं बीइंग एन आरटीआई एक्टिविस्ट एंड एक्टिविस्ट स्पेशली फॉर माय ओन पर्सनल क्लाइंट केसेस। जब मुझे जरूरत पड़ती है तो आई यूज दिस वेपन फॉर माय क्लाइंट्स बेनिफिट। So I think I have made myself clear. आप सभी को इस समझ आया ना the background like RTI Act क्यों लाया गया, like to secure transparency and accountability in the system, in short we can say. कुछ और इससे रिलेटेड जानकारी मतलब ये समझ में आया ना आपको? अगर कुछ इसमें बीच में आप बोल सकते हैं, इंटरेक्टिव इसको रखिए, कहीं आपको लगे कि हाँ ये चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड से यू कैन रेज योर हैंड, नेहल विल अलाउ यू। नाउ सी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में मैंने बता दिया कि व्हाई इट केम। नाउ व्हाई राइट टू इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी। हम लोग सभी को पता है ना, वी बिलोंग टू अ कंट्री मींस वेयर वी कॉल इट एज अ डेमोक्रेटिक country of the people, for the people and by the people. So right to information is must for us because it is imbibed in the fundamental rights of our citizens rights in the Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली निहित थी बट इसको एक स्पेशल इनैक्टमेंट दे दिया तो लोगों को प्रॉपर जानकारी हो गई। तो क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं
तो हर सिटीजन को इन्फॉर्म्ड रहना उसका अधिकार होता है. सो इट इज बेसिकली बिकॉज डेमोक्रेसी रिक्वायर्स अ इन्फॉर्म सिटीजनरी. हमें जानकारी होना हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट enshrined in the Constitution of India. Second, because we hello हाँ, वेरी in वाइड question I think somebody सवाल पूछ रही है. अच्छा ट्रांसपेरेंसी जैसे मैंने आपको बताया कि हम अगर डेमोक्रेटिक सिटीजन है, हम हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन सबको हम खुद इलेक्ट करके लाते हैं, हम उन्हें बिठाते हैं और जो भी उनके हमारे डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव उनके अंडर में मतलब थ्रू पार्लियामेंट सारे बाकी पिलर्स जो होते हैं इंडिया के वो काम करते हैं. तो उन सभी का सिस्टम, उन सभी का फंक्शनिंग, इन सब के ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन की भी बहुत जरूरी है. इट्स वाइटल टू इट्स फंक्शनिंग. मींस ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज वाइटल टू इट्स फंक्शनिंग. सो वी रिक्वायर इंफॉर्मेशन. नाउ to control corruption also. See, this is a very important point कि corruption को कम करने के लिए भी हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ सही हो रहा है या गलत, या कुछ करप्शन हो रहा है कि नहीं, ब्राइबरी हो रही है कि नहीं. यहीं से अन्ना आंदोलन चालू हुआ था, जो लोकपाल और ये सब मुद्दे उठाए गए थे. आप सभी को याद होगा और आप सभी ने मतलब मीडिया और न्यूज और टीवी में देखा भी होगा, क्योंकि हम सब तो जागरूक सिटीजन ही है इंडिया में. लगभग हम लोग सभी जागरूक हैं. मैम, तो करंट excuse me ma'am, यस बोलिए. will you please let us know those who are living abroad, The use do they also participate in this? Hello? Yeah. See, madam, see what I would suggest ना कि आपके जो भी questions है ना वो आप एक बार रख लीजिए end के लिए, question answer session में. Means because in the flow of the webinar should not be stopped, and I will definitely answer all your queries at the end. So I think तब तक थोड़ा सा patience रखिए, मैं सब बताऊंगी आप लोगों को. Okay. But did you get my question, madam? Yeah, I got it. Thank you, And ma'am. recorded in my mind also, don't worry. So this was the purpose, basically 3 points, like transparency, accountability, and to curb corruption. हालांकि हमें पता नहीं हम कितना curb कर पाए. Now see, as I said, 2005 this is the date. 15 जून को ये पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था, and but इसका commencement हुआ 22 अक्टूबर को. एक बेसिक जानकारी दे रही हूँ, ये सब उतना जरूरत नहीं होता है जब आप आरटीआई लगाते हो. टेरिटोरियल एक्सटेंशन इससे ये हुआ कि होल ऑफ इंडिया मींस 2019 5 अगस्त को पूरा इसको इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी इस एक्ट को लागू कर दिया गया. मींस 2019 के पहले तक जेन केस में नहीं आता था, बट नाउ द पर्सन हु आर रिसाइडिंग इन जम्मू एंड कश्मीर वो भी आप आरटीआई के अंडर में आते हैं. Hello Nehal, can you scroll the slide please? हाँ, इस ओके, दिस वन इज ओके. सो ये जो एक छोटा सा स्पेशल इनैक्टमेंट है, ये एक छोटा सा इनैक्टमेंट है, बट इसके 6 चैप्टर्स हैं और 6 अध्याय हैं इसमें और 31 इसमें सेक्शंस हैं. एक ब्रीफ बस जानकारी दे रही हूँ आपको. चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी इसके बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, किस तरीके से आया, क्यों, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें. और चैप्टर 2 में आरटीआई एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज बताया गया है. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you're audible. हाँ, प्लीज डू लेट मी नो. और चैप्टर कहते हैं उसमें इसके ऑब्लिगेशंस क्या क्या है पब्लिक अथॉरिटीज के, वो बताया गया है. चैप्टर 3 में सीआईसी जो होती है, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन आ गया. आई थिंक प्रीवियस स्लाइड नेहल, प्रीवियस स्लाइड.
let others also see if they want to take a screenshot. Yeah, so chapter 3 में chief सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, कैसे CIC काम करती है, वो सब की जानकारी दी है. चैप्टर 4 में स्टेट लेवल पे जानकारी दी है कि स्टेट में भी एक इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, वो कैसे काम करता है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द कमिश्नर, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड हाउ ही विल एक्ट व्हेन ही रिसीव्स अ फर्स्ट अपील. चैप्टर 5 जो है उसमें पावर्स एंड फंक्शंस पूरे दिए हैं अपील्स और पेनल्टीज को लेके. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है या कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आपके साथ मतलब आपकी जो RTI की पिटीशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है या रिफ्यूज करता है या प्रॉपरली उसको चैनलाइज करके आपको रिजल्ट नहीं देता है, तो there are provisions where you can file a complaint against him और आप अपील में जा सकते हो और उनके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज हो सकती है और उनके ऊपर भी हो सकती है, प्लस आप अगर गलत हो तो उस पे भी यू आर ऑल्सो लाइबल टू बी पेनलाइज्ड. चैप्टर 6 में कुछ मिसलेनियस चीजें इसमें बताई गई है. आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ, अभी इसमें जैसे मैंने इसमें ये पूरा RTI एक्ट में ना 2-3 चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली इसका सेक्शन 5, बट अब मैं आपको एज अ सेक्शन वाइज थोड़ा कम बताती हूँ क्योंकि ज्यादा इजीली आप समझ पाओगे. तो सबसे पहले जब हम RTI लगाते हैं तो बात करते हैं पब्लिक अथॉरिटी. पब्लिक अथॉरिटी तो पब्लिक अथॉरिटी है क्या, ये डिफाइन किया गया है इस एक्ट में प्रॉपरली. पब्लिक अथॉरिटी वो होती है जो कंस्टिट्यूट की जाती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. मतलब पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बना के कोई लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई हो या कोई इंस्टीट्यूशन बनाया हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया हो, सो दैट वो पब्लिक अथॉरिटी होती है. या गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन देके गैजेट में अगर नोटिफाई करके कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाई है या सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो जैसे कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी या कंपनी होगी बट इट इज फंडेड बाय द गवर्नमेंट और स्टेट, सो दैट इज आल्सो कंट्रोल्ड. Now, non-governmental NGOs body, they are directly or indirectly, even if they are funded by the government ने उनमें लगाया है कि नहीं, but फिर भी वो इसके अंतर्गत आते हैं पब्लिक अथॉरिटी में. जैसे मैं आपको एक छोटा सा इसमें उदाहरण देके एक्सप्लेन करती हूँ कि कई बार हम लोग ना सोसाइटी मुंबई के अगर इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो जानेंगे, सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं. हम सोसाइटी में ना एक एप्लीकेशन देते हैं तो वो मतलब सपोज करते हैं RTI में ही कुछ इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं तो वो आपको सिंपली डिनाई कर देंगे, हम तो आते ही नहीं हैं RTI के अंतर्गत, और ऐसा कुछ आपको जवाब दे देगा सोसाइटी का चेयरमैन, सेक्रेटरी और सोसाइटी मैनेजर. तो अब वो तो NGOs ही है ना बेसिकली, क्योंकि वो तो रजिस्टर उसका से होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में या चैरिटेबल कमिश्नर के पास या फिर नॉन प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड बॉडीज, राइट. तो ये सब डिनाई कर देते हैं, तो बट उनका भी इनडायरेक्टली वी कैन सीक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट, ओके, बिकॉज though they are not funded by the government but उनका connection registrar से होता है, so directly through registrar we can get the information. So the registrar will direct to the society को registrar को information within time bound जो रहेगा, time bound भी मैं बताती हूँ कौन कौन सा time period में वो information आपको मिल सकती है, तो वो आपको information मिल जाएगा. अभी इसमें क्या क्या आपके अधिकार दिए गए हैं, मतलब इंफॉर्मेशन आप क्या हर चीज किसी की कुछ भी ले सकते हो क्या, नहीं, किसी की भी कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे ही आपको नहीं मिल सकती है. इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं, कुछ लिस्टिंग की गई है, वो ही इंफॉर्मेशन अगर आप उनकी जानकारी लेना चाहते हो अर्जी कर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जानकारी दी जाएगी. तो पहली जैसे मैंने इसमें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इंस्पेक्ट वर्क्स डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है. ये अगर आप सपोज करो कि कहीं कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या सपोज करो आपका PF फंड अकाउंट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या इनकम टैक्स रिलेटेड, तो आप एक एप्लीकेशन लगा के आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, मींस आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो इंस्पेक्शन के थ्रू. I think I'm audible to all. Please, in between, you Yes, say yes. something. Yeah. Yes, Devi yes. Shankar, please, you coordinate. Say that. सुन रहा हूँ इंस्पेक्ट मैं. हाँ, इंस्पेक्ट आप कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, फाइल, रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी का कुछ रिकॉर्ड होगा वो भी आप जा सकते हो. फिर कुछ नोट्स आपको लेने होंगे या कोई एक्स्ट्रा
एक्ट लेना होगा, कुछ सर्टिफाइड कॉपी लेनी होगी आपको। जैसे मान लो एक कोर्ट का बताती हूँ, कोर्ट में आपका केस चल रहा है और आपका कुछ हुआ है कि नहीं, या पता नहीं क्या चल रहा है उस केस में, हमें पता ही नहीं, तो वो भी आप सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हो थ्रू आरटीआई। ठीक है, सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल, जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं ना, उन मटेरियल्स के सैंपल्स भी आप ले सकते हो। फिर प्रिंट आउट्स, डिस्क्स, ये सब आप ले सकते हो। ये सारा चीज मतलब बहुत विस्तार से आपको दिया गया है, बट इसमें कई बार ऑफिसर्स क्या करते हैं ना, ऑफिसर्स इसको प्रॉपर आपको जानकारी नहीं देंगे और इधर उधर दाएं बाएं घुमा देंगे। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा ये सारा राइट्स आता है और हम किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। Can proceed with the next slide, Nehal? Yeah. अभी एक सेक्शन, जैसे मैंने बोला पब्लिक अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पब्लिक इंफॉर्मेशन वर्ड जो है ना, इंफॉर्मेशन, बिकॉज एक्ट ही उसके ऊपर है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन क्या है? एक लेमैन के हिसाब से जानकारी है ना। तो इस जानकारी जो टर्म है, इसको सेक्शन 2F, बेसिकली कोई भी लॉ होता है ना, कोई भी एक्ट, उसका सेक्शन 2 जो होगा वो हमेशा डेफिनेशन का सेक्शन होता है। तो इस एक्ट में भी, स्पेशल एक्ट में भी सेक्शन 2 में कुछ डिफाइन किया गया है कि ये इंफॉर्मेशन होती क्या है। तो इंफॉर्मेशन इज एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग records, documents, memos, emails, opinion, advice, press release, circular, ऑर्डर, जैसे मैंने बोला कोर्ट के ऑर्डर हो, म्यूनिसिपैलिटी के ऑर्डर हो, बीएमसी ने कुछ दिया हो, या ऐसा कुछ भी ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, या सपोज करिए आपको पता चला ये कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला है तो क्यों मिला है, ऐसा हमने भी टेंडर दिया था, तो वो कुछ जानकारी लेनी है, दैट यू विल गेट। सैंपल्स, मॉडल्स, ये जैसे मैंने आपको पहले अभी एक्सप्लेन किया था ना, कि जो आपको विस्तारित रूप से जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उस इंफॉर्मेशन की जो लिस्टिंग की गई है, वही उसी को एक समावेश करके डेफिनेशन दी गई है इंफॉर्मेशन की सेक्शन 2F में, कि आप पेपर फॉर्म में, अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, तो वो भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, मीन्स एनी फॉर्म, मटीरियल इन एनी फॉर्म, और एंड ऑल्सो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी। ठीक है, करेक्ट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम ना किससे, मतलब हम कहाँ इंफॉर्मेशन लगाए के लिए मांगेंगे इंफॉर्मेशन टू अस। तो देखिए ये एक समझिए, ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज वेदर दे आर अंडर स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, आप केंद्रीय सरकार के अंतर्गत कोई आती है एजेंसीज, या मान लीजिए राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, या कोई भी म्यूनिसिपल, जैसे बीएमसी वगैरह हैं, या कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है ना। तो इसके मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ, एक सिंपल में, कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज, चाहे वो केंद्र से शासित हैं या चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो सारे इस एक्ट के अंदर में आते हैं। इंफॉर्मेशन देने के मतलब देना उनको बनता ही है आपको। जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, पब्लिक सेक्टर यूनिट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, मिनिस्ट्रीज, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, सेंटर की हो, जुडिशरी गवर्नमेंट, जजेस, और वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी वगैरह, रोड अथॉरिटीज, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, ऐसे ना बहुत बड़ा लिस्ट है। तो भी तो अनएंडिंग लिस्ट है, बहुत सारा बोलेंगे तो जब भी आपको काम आएगा कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स का, तो खुद ही आपको इसकी जानकारी मिलती जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से ज्यादा समझ में आता है। इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? तो आरटीडी बेसिकली द अथॉरिटीज एज सिटीजन, द एपेलेट अथॉरिटीज और द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सो जो सबसे पहला ऑफिसर रहेगा ना जिसको हम आरटीआई लगाते हैं, वो है पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हर एजेंसीज में, हर गवर्नमेंट एजेंसीज में जैसे देखिए, अभी मैं बार बार एक ही शब्द बोलूंगी, उसको पूरा इंटरप्रेट नहीं करूंगी, वो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन सी चीज आती हैं इनके अंतर्गत। तो आप इसमें जैसे पीआईओ हर जगह बिठाया जाएगा, मतलब जो भी डिपार्टमेंट में आपको जानकारी लेनी है, किसी भी कंपनी में, किसी भी एनजीओ में, किसी भी सोसाइटी में, तो आपको तो पता नहीं है कि वहाँ पीआईओ है कि नहीं, तो आपको सिर्फ वहां लिखना है टू द पीआईओ डैश सो एंड सो डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रोल और बाकी तीसरे चौथे का किसी का नहीं होता, यही लोग इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे एक्ट में। अब क्या क्या राइट दी गई है
कि आप पीआईओ को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप कोई भी मीडियम ऑफ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम, लैंग्वेज कुछ भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से मांग सकते हैं, रीजनेबल असिस्टेंस आपको चाहिए तो आप वो भी मांग सकते हो उनसे। ये सारे मैंने साइड में सेक्शंस है। तो आई थिंक नेहल लॉ स्टूडेंट या लॉ जो लॉयर्स होंगे उनके लिए ठीक है, बट बेसिक लेमैन को थोड़ा ओवर हो। नेक्स्ट स्लाइड में, हाँ, ऑब्लिगेशन क्या क्या है कि भाई आप पीआईओ भी अपॉइंट हो गया, वहां पे अपेलेट अथॉरिटी बैठ गई, बट वो क्या ऐसे खाली झक मारेंगे तो नहीं ना, उनको पूरे कुछ काम दे आर ऑब्लाइज टू डू समथिंग। तो उनके ऑब्लिगेशन क्या है? वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, उनको मेंटेन करना कंपलसरी है। वो ये नहीं कह सकते कि हमारे पास रिकॉर्ड है ही नहीं, खो गया। तो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। फिर वो कंप्यूटराइजेशन, अभी डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स उनका होना चाहिए, प्लस उनका पूरा नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री होना चाहिए। फिर प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो ऐसे एकदम से डिनाई नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे जो करप्ट बॉडीज है ना हमारे देश में, वहाँ पे थोड़ा ऐसा होता है, डामाडोली स्थिति चलती है वो बहुत। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हो, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हो जब तक, या आपका कोई लॉयर, आपका अपॉइंट किया हुआ लॉयर है, फाइट करेगा तो ही वो देंगे, अदरवाइज वो थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, करप्ट बॉडी स्पेशली। फिर उनको पब्लिश करना है ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स, फॉर्मुलेटिंग जो भी पॉलिसीज हो रही हैं आरटीआई से रिलेटेड, या कोई भी डिसीजन उनको उन्होंने दिया वो भी उन्होंने पब्लिक में अनाउंस करना बनता है। फिर अगर सपोज करो कि आपका कोई ऑर्डर कुछ भी अगेंस्ट गया, फॉर गया, या मान लो कोई भी रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन, तो वो सबको प्रॉपर रीजनिंग उनको देना जरूरी है। जैसे अगर आप सब किसी में से, वैसे तो कहते हैं ना मारवाड़ियों में ये कहावत है, कोर्ट कचहरी चढ़ना नहीं चाहिए, बट अगर आप लोगों ने कोर्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में कभी ऐसा मौका मिला होगा तो आपने देखा होगा कि रीजंस दिए जाते हैं ना ऑर्डर में। अगर कोई जज या कोई अथॉरिटी और रीजनिंग नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कहीं ना कहीं बायस रहा है, आर्बिट्ररी डिसीजन उसमें रहा है। तो इसीलिए रीजनिंग देना बहुत जरूरी है। तो कोई भी ऑर्डर आपके हाथ में आए, अगर आपको रीजनिंग नहीं मिले ना, आप चैलेंज कर दो कि भाई रीजन मुझे बताओ कि व्हाई यू हैव पास दिस ऑर्डर। यू कैन नॉट से ना रिफ्यूज किया, रिजेक्ट किया, पास किया, एडमिट किया, इट्स नॉट लाइक दैट। फिर ये सी पब्लिक अथॉरिटीज आर ऑब्लाइज्ड, दैट मीन्स इफ दे आर ऑब्लाइज्ड दैट मीन्स यू आर, ये आपका अधिकार हो गया। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपको जो इंफॉर्मेशन, सपोज हमने अप्लाई किया पीएमओ में, कल एक दादीज बंधु से ही मेरी बात हो रही थी, तो कुछ ऐसा उनका इशू था जो उन्होंने पीएमओ में अप्लाई किया था, और पीएमओ से डायरेक्शंस इज नॉर्मली किसी ने किया हो, पीएमओ में जब है ये हमें ये रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट आजकल ना पीएमओ एक्सेसिबल है ना नरेंद्र मोदी जी, तो आप तुरंत उधर दे देते हो। तो पीएमओ क्या करेगा, डेजिग्नेट कर देगा, क्योंकि पीएमओ हर चीज तो नहीं मैनेज करते ना, तो डायरेक्शन दे देते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को कि आप उधर जाइए, इनका मैटर सॉल्व करिए। तो डिसेमिनेशन, भाई आप अगर पीआईओ आपका नहीं कर पा रहा है तो उनको ये कहना है कि भाई हमारा ए पीआईओ है। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, yes. Now you are. नाउ इतनी देर से नहीं बीच थी क्या? नहीं बीच में थोड़ा सा slightly there was some disconnection. Just a little glitch. You are fine. नेटवर्क Fine, बाकी fine. या हाँ, तो ये जो डेजिग्नेशन है ना, वो डेजिग्नेट उनको करना ही पड़ेगा, ये दे आर अंडर ऑब्लिगेशन, दे कैन नॉट से। अब तीसरा लास्ट का जो एक ऑब्लिगेशन है जो सेक्शन 6 क्लॉज 3 में आता है कि इफ द एप्लीकेशन पर्टेन्स टू अदर पीए, अदर ऑफिसर्स, देन दे विल ट्रांसफर द सेम। मतलब ट्रांसफर वो ऑटोमेटिक करेंगे, वो आपको रिफ्यूज नहीं करेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं है आप जाओ, ऐसा नहीं। वो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट भी बताएंगे, आप समझे ना, कंसर्न डिपार्टमेंट बताएंगे और आपको राइटिंग में देंगे इंटीमेशन विद इन 5 days। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 दिन के अंदर उनको बताना ही है। अगर वो नहीं बता रहे हैं तो आप अगर चाहो तो एक्टिवली
आप उनको उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। अच्छा, महाराष्ट्र में स्पेशली एक लॉ है, किसी को उतना पता नहीं है, जानकारी अगर है लॉ रिलेटेड लोगों को शायद होनी चाहिए, बट मैं आपको बताना चाहूंगी महाराष्ट्र में एक स्पेशल लॉ है ऑफिसर्स लोग के लिए। उसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं कि कोई भी ऑफिसर के पास अगर फाइल जाती है, किसी भी ऑफिसर के पास, तो वो विद इन 3 मंथ्स उसको वो 3 मंथ से ज्यादा नहीं रखेगा। अगर वो तीसरे महीने से एक दिन भी ज्यादा रखता है, उस एक्ट के आधार पे बात कर रही हूँ, तो वो सस्पेंड भी हो सकता है, उसकी नौकरी भी जा सकती है, उसके अगेंस्ट में एक्शन भी हो सकता है। तो ये स्पेशल लॉ है महाराष्ट्र का ऑफिसर्स के लिए। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड निहाल? नाउ अभी ये इशू होता है हमेशा ना कि हम कहीं अप्लाई करते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमने आरटीआई लगाई और हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ये हमारे अंतर्गत नहीं आता है। तो ऐसे कुछ इस एक्ट में कुछ बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट दिया हुआ है कि भाई ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एग्जेम्प्टेड हैं एक्ट में। जैसे कि 20 ऑड ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट दिया हुआ है, 20। हालांकि ये तो 2005 में है, अभी तक तो इस लिस्ट में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, बट जैसे जैसे आगे कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी तो शायद एडिशन या डिलीशन हमारी गवर्नमेंट करती रहेगी। बट अभी फिलहाल के लिए 20 ऑड ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे एग्जेम्प्टेड है, यहाँ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आरटीआई नहीं मांग सकते हो। जैसे कि कंट्री का डिफेंस है, इंटेलिजेंस है, लाइक रॉ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, और इस तरीके के जो मतलब नॉर्मली तो हम लोग एजुकेटेड लोग समझ ही जाते हैं ना कि यहाँ हमारा पहुंच ही नहीं है। इसके अलावा कुछ कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस दिए गए हैं जहाँ पे आरटीआई इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते, और ये इंफॉर्मेशन कौन कौन से स्पेसिफिक इंस्टेंसेस है वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक, साइंटिफिक इंटरेस्ट अगर हो ना, मतलब कुछ ऐसा कंट्री का साइंटिफिक इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व हो, वो आप नहीं लेते। या फिर कोर्ट ने नोटिफिकेशन या रिलीज करके दिया हो कि ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा था ना, आप सर्टिफाइड कॉपी वगैरह का भी अप्लाई कर सकते हो कोर्ट में, ऑर्डर के लिए भी आरटीआई के लिए आप ले सकते हो, रोजनामा जो होता है, डेली ऑर्डर शीट होती है कोर्ट की, वो आप ले सकते हो। बट अगर पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने अगर ये लिख दिया है या नोटिफाई कर दिया है कि भाई ये इंफॉर्मेशन बाहर नहीं दी जाएगी, तो एग्जेम्प्टेड उन्होंने किया है, तो वो आपको नहीं मिलेगी। अगर सपोज करो कि कुछ ट्रेड सीक्रेट्स हैं हमारे कंट्री के, या किसी और प्राइवेट बॉडी का भी ट्रेड सीक्रेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन है जो उसके कॉम्पिटिटिव पोजीशन को हार्म करता हो, तो वो इंफॉर्मेशन भी वो डिनाई कर सकते हैं, मतलब दीज आर एग्जेम्प्टेड। फिर कुछ इंफॉर्मेशन होती है जैसे फिड्यूशरी रिलेशनशिप, जैसे कुछ ऐसी रिलेशनशिप होती हैं जो मतलब आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहोगे, तो वो आपको कह देंगे दिस इज वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट एंड वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस रिलेशनशिप। फिर कुछ इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हो, जैसे फॉरेन गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है ना, कि हम अमेरिका, अभी ट्रम्प क्या कर रहे हैं भैया हमें आप इन्फॉर्म करो, हम ओबामा क्या कर रहे हैं हम इन्फॉर्म करो, हम नहीं मांग सकते, बिकॉज हमारे एक्ट में ये एग्जेम्प्टेड है। कुछ अगर इंफॉर्मेशन है जो सपोज करो कि हमारी लाइफ, फिजिकल सेफ्टी को हार्म करता है ना, तो वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन है जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे सपोज करो कोई सीबीआई या रॉ का कुछ हम अगर सरकार या पब्लिक अथॉरिटी देती है तो वो नेशनल नहीं मिलेगी। कैबिनेट के पेपर्स आप नहीं ले सकते कि भाई कैबिनेट के पेपर्स आप मांग नहीं सकते हो, ये सब एग्जेम्प्टेड है, जब एक्ट बनाया गया था तब से ही। कुछ पब्लिक पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होंगी, जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं आती है, विदाउट एनी पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, जिसमें पर्सनल हो, काफी पर्सनल हो ना, कुछ जैसे अभी मैंने जस्ट बताया कि बहुत ही पर्सनल हो, तो वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी किसी भी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जेम्प्ट की गई हैं इस एक्ट में। अब आप आरटीआई को यूज कैसे करोगे, है ना, पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ना, तो समझ में आया होगा कि एक स्ट्रॉन्ग टूल और वेपन है
हम लोगों के हाथ में जो हम कर सकते हैं। अच्छा कैसे करेंगे, मैं मुझे लगता है कई लोग ये इंतजार में होंगे कि हम फाइल कैसे करें, तो मैडम पहले ही बता दें तो मैं बताती हूँ, क्योंकि कभी भी ना जब तक आप जड़ और कुछ चीजें नहीं समझोगे तो आप आगे के फल वगैरह खाएंगे। तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको आत्मसात कर लीजिए पूरा एक्ट को ही। जैसे बहुत सारी ये एक दो कुछ इसमें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 5-6 मैंने एक एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं जो मैंने इन सब केसेस में हेल्प की है कई लोगों की। जैसे सपोज करिए आधार कार्ड का रिलीज आपका नहीं आ रहा है, तो डे टू डे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है मैं वो बता रही हूँ। सपोज करिए आधार कार्ड का रिलीज नहीं हो रहा है, तो वो आधार कार्ड की जानकारी आप आरटीआई से ले सकते हो। पासपोर्ट का कुछ इशू है आपका, पीएफ का कुछ इशू है कि भाई हमारा मेरा मतलब मेरी पेंशन आने वाली थी वो आई नहीं आई, इतना डिले क्यों हो गया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मदद ही करेगा आरटीआई। क्योंकि आप नॉर्मल अगर एप्लीकेशन करते हो और आपका उस डिपार्टमेंट के साथ काफी अच्छा बॉन्डिंग है तो ही आपको इजीली मिलेगी इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आपका इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं है तो आपको तो सिस्टमैटिकली जाना पड़ेगा ना, तो आपके पास यही वेपन है कि आप आरटीआई लगाइए और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और सिंपल ही अर्जी होती है, आप ईमेल के थ्रू करो या कैसा भी, लेकिन अगर आपने उसमें लिख दिया कि आरटीआई मींस माय एप्लीकेशन इज अंडर द आरटीआई एक्ट, तो वो फिर मतलब उस आपकी अर्जी को बहुत वेटेज दे देता है। तो और ऐसे ही जैसे अभी एक, हेलो एम आई ऑडिबल? Yes, yes. Yes, ma'am, you are audible. प्रॉब्लम हो रहा है शायद। आपका वीडियो थोड़ा लैग हो रहा है, बट दैट्स ओके, इफ यू वांट यू कैन स्पीक एंड वीडियो आप थोड़ा ऑफ भी कर नहीं सकते नहीं हैं, थोड़ी नहीं देर के लिए सर, चलेगा। हाँ नहीं 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 चलेगा। तो ये कुछ कुछ जैसे मैंने बताया, इन सभी चीजों में आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं तो फेस किया होगा या अप्लाई भी किया होगा। जब हम लोग क्यूएनए करेंगे तो शायद मुझे लगता है काफी लोग कुछ शेयर भी करें। तो ये बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम्स हमारे होते हैं जो हम जानकारी निकाल सकते हैं। जैसे आजकल आरटीआई में ना फैमिली मैटर्स जब होते हैं ना, मैं देखती हूँ काफी इसका उपयोग लोग करते हैं, मिसयूज करते हैं। इनफैक्ट उपयोग नहीं कहूंगी, कि जैसे हस्बैंड का सैलरी में कौन सा लॉकर है उसका, वो सबके लिए वो आरटीआई लगाते रहते हैं। तो बेसिकली इतना भी मिसयूज नहीं करना चाहिए। कोई भी लॉ को ना अब्यूज नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपरली यूज करना चाहिए। इसीलिए सिस्टम जो प्रोसीजरल चीजें होती हैं और जो प्रोसीजरल अथॉरिटीज होते हैं, फिर वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि जेन्युइन लोगों को मतलब उसकी कुछ हेल्प मिलती ही नहीं है। तो ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो। अभी देखिए कम्युनिटी, जैसे अब हम लोग की एक सोसाइटी है, सपोज सोसाइटी में कुछ पेड़ गिर रहा है या वो गिरने वाला है या गिर गया था या किसी ने कटवा दिया बिना किसी परमिशन के, तो अगर वो परमिशन मिली कि नहीं मिली और उन्होंने एनवायरनमेंट लॉ को इन्फ्रिंज कर दिया, ये सारी चीजें अगर आपको कुछ ऐसा छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ ना कि जानकारी चाहिए, तो आप आरटीआई लगाओगे तो ये तो पब्लिक एट लार्ज को ही बेनिफिट होगा ना। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कम्युनिटी रिलेटेड है जो आप सकते हो। जैसे अभी ना नेशनल, और जब मैं बात कर रहे थे वो पीएम केयर फंड, तो पीएम केयर ऑल इंटायर नेशन ना, तो लोग वहां पे कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट को हेल्प करने के लिए किसी ने पीआईएल लगा दिया। जैसे पीआईएल वर्ड आपने सुना होगा ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इस तरीके से जो कम्युनिटी एट लार्ज की प्रॉब्लम्स है वो भी आप आरटीआई के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे सारे वर्ड हम सुनते हैं ना, आरटीआई एक्टिविस्ट है, ये फलाना, ये है, ये वो है, तो आजकल तो हर कोई एक्टिविस्ट ही बन जाता है, बट आरटीआई एक्टिविस्ट भी काफी सारे हो गए। तो आरटीआई एक्टिविस्ट बेसिकली क्या करते हैं, कम्युनिटी के लिए ही करते हैं ना। कुछ लोग तो अपना पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करते करते कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट हो जाते हैं उस लॉ में, तो वो वैसा करते हैं। तो ये आरटीआई जो वेपन है वो कम्युनिटी प्रॉब्लम के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने एक एनवायरनमेंट लॉ से रिलेटेड वो पेड़ की आपको एक एग्जांपल पेड़ का दिया, वैसे ही दूसरा एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि जैसे रोड, आपकी सड़क कोई बैड कंडीशन में है, वहां पे कई दिन हो रहा है या होना चाहिए था, रुक गया, क्या हुआ, म्यूनिसिपैलिटी क्यों नहीं कर रहा है, तो उसमें आप ये सब कि हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट, कितना पैसा दिया, किसने सैंक्शन किया, कब ये प्रोजेक्ट मिला, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मिला, इस तरीके की चीजें आप जानकारी ले सकते हो। और आप ना
ऑर्डर की कॉपी भी मांग सकते हो, ऑर्डर की कॉपी भी मांग सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपने लिए तो नहीं मांगोगे ना, क्योंकि सड़क टूटी हुई है तो बहुत कम्युनिटी को भी हेल्प होता है, तो ये इस बहुत हथियार है, इसलिए इसको कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग टूल एंड वेपन इन द हैंड्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिटीजन। नेहल, नेक्स्ट स्लाइड। कि हमने आरटीआई लगा दी, हमें तो पता ही नहीं ना कि वो रिप्लाई करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा तो हम क्या करना है। जैसे आपने लगाया, उसने बोला अभी हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, या उसने कहा कि भाई हम रिफ्यूज कर रहे हैं, आपका आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता, या ऐसा कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन देने से डिले डिलाइंग टैक्टिक्स यूज कर रहा हो, तो इसमें मैंने पहले भी जैसे बता दिया कि प्रोविजन फॉर पनिशमेंट है ना, कि वो अगर लॉ कंप्लाई नहीं कर रहा है वो ऑफिसर, तो आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इसलिए जागरूक होना बहुत जरूरी है, अगर आपको पता ही नहीं है वहां से आप अर्जी लेके वापस आ जाओगे। तो पब्लिक ऑफिसर्स जो होते हैं, जो डेलिबरेटली डिले करते हैं ना, या ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, जैसे आप, मैं ये सब जो चीजें बता रही हूँ ना, ये एक्टिविज्म की चीजें हैं बेसिकली, या नेशनल इंटरेस्ट या किसी सरकार की पॉलिसी लॉ, इनसे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगोगे तो डिले होता ही है। अगर सपोज करो आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, छोटे मोटी चीजें, या कोई कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन या रूल बुक ऐसा कुछ मांगते हो तो आपको इजीली मिलता है। कुछ एक्टिव चीजें आप मांगते हो जो नेशनल मतलब सरकार, नेशन, लॉ, पॉलिसी, इनसे रिलेटेड होती हैं, तो वो ऑफिसर्स, देखिए वो तो ड्यूटी बाउंड है ना ऊपर वाले लोगों को के अंडर में चलने के, तो वो डिले करते हैं थोड़ा, कि ये इन्फॉर्मेशन हमने दिया तो इनडायरेक्टली ये नुकसान होगा, इसका होगा, तो वो डिले करते हैं। तो उस समय अगर वो आपको लगता है कि वो मिसलीड कर रहा है या डेलिबरेटली डिले कर रहा है, या आपको कह रहा है भाई आरटीआई वाटीआई से कुछ होने वाला आपका, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। तो वेरी सिंपल कि इफ यू रिफ्यूजेस, इफ इट डजंट गिव यू इंफॉर्मेशन, यू सिंपली गो फाइल अ कंप्लेंट। अब आरटीआई एक्ट में पेनल्टीज भी हैं, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, है ना, कि पीआईओ को रीजनेबल कॉस्ट भी देना पड़ेगा, और अगर वो नहीं देता है तो आप पेनल्टी इम्पोज करवा सकते हो। हालांकि थोड़ा एक लेंदी प्रोसेस होता है इंडियन सिस्टम में, बट देन हाँ, ये तो है ना कि जस्टिस मिलेगा, और पेनल्टी इम्पोज करने के प्रावधान भी हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कब कब कर सकते हो कि आपने उसने रिफ्यूज कर दिया, मैलाफाइडली, जबरदस्ती नहीं दे रहा है जानकारी, या जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मिसगाइड कर रहा है, झूठ मूठ का गलत डिपार्टमेंट में भेज रहा है, तो ये कुछ कुछ आप स्क्रीन पे देख लीजिए, इस तरीके की चीजें जो जब होती हैं तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो, और कोई भी पीआईओ या एपीआईओ है उसका पेनल्टी इम्पोज करवा सकते हो। बट एक मैं मेरा पर्सनल एडवाइस भी इसमें देना चाहूंगी कि बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगे तो ही इतना एक्टिव बनिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव बनना भी उत्सव, हम लोग फैमिली लेके चलते हैं। हाउ टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, अभी जो मेन, नहीं देवेश अंकल देखिए ये अभी लाइव में बोल रही हूँ, being a lawyer of my community I should advise because n number of incidents we ourselves have Yes, seen yes, na. yes. I am also So noticing so how many request incidents. information, अभी मेन मुद्दा, हाँ या सो हाउ टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन, अभी सबसे जो मेन प्रैक्टिकल गाइडेंस का मुद्दा, ये बहुत ध्यान से, आरटीआई हमें इंफॉर्मेशन देनी है, अब हम सब समझ गए पीआईओ ये है, ये वो है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ देखो फर्स्ट लेवल बता रही हूँ, अपील और सेकंड अपील नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट। तो हमें पता चल गया कि हमें जाना कहाँ है, तो हमें जाना है पीआईओ के पास। तो अब आप कैसे इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करोगे, तो देखिए एक सिंपल, जैसे नेहल ने बताया ना, मैंने ही नेहल को बताया था कि अगर किसी को हमारे इनमें से चाहिए तो मैं आपको ड्राफ्ट बनाया हुआ सैंपल दे दूंगी, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। बट फिर भी मैं आपको ऐसा प्लेन पेपर पे बनाते हैं वो भी बताती हूँ। एक A4 का जो भी पेपर आपको लेना है, खाली लाल पीला ना हो, एक प्लेन पेपर ले लीजिए, उसमें आप अपना नाम लिख, पहले तो 2PIO लिखिए कि भाई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को मैं ये जानकारी उससे मांग रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो डिपार्टमेंट का नाम लिख दीजिए, जिस डिपार्टमेंट से आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए। सपोज करिए पीडब्ल्यूडी का है तो टू द पीआईओ पीडब्ल्यूडी, है ना, वो लिख दिया, और अपना एरिया लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए जयपुर के आप हों तो जयपुर लिख दीजिए, या आपका कोई वार्ड हो वह वार्ड नंबर दे दीजिए, जैसे यहाँ मुंबई में हमारे के वार्ड, एल वार्ड, ये सब चलते हैं,
वो सब डाल दीजिए। उसके बाद आपका राज्य लिख दीजिए, टू द PIO सो एंड सो डिपार्टमेंट एंड सो एंड सो सिटी, और ये सारा लिख दीजिए। सब्जेक्ट डाल दीजिए। अब जो सब्जेक्ट हम नॉर्मली एप्लीकेशन करते हैं तो हम क्या डालते हैं कि ये चीज हमें चाहिए, बट इसमें आपको सब्जेक्ट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन अंडर द RTI एक्ट, ठीक है, एप्लीकेशन अंडर दी RTI एक्ट, सूचना के अधिकार के अंतर्गत मेरी अर्जी है, ऐसा आपको नोटिफाई और स्पेसिफाई करना पड़ेगा। वो आपने लिख दिया। अब आपको जैसे मैंने जो फॉर्मेट बनाया उसमें तो कुछ ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ फिल करना पड़ता है डिटेल, बट आप उसमें लिखो सिंपल। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप सिंपल लिख सकते हो कि भाई इंफॉर्मेशन जो है मैं, अच्छा लैंग्वेज मैंने बोला कोई बात नहीं है, इंग्लिश हिंदी किसी भी तरीके से कर सकते हो। महाराष्ट्र में ना ऑनलाइन भी चालू हो गया है, कुछ कुछ राज्यों में ऑनलाइन भी चालू हो गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक वे में भी आप वो फॉर्म स्क्रॉल कर डिटेल्स डेटा एंट्री करके आप अपना मांग सकते हो। तो लैंग्वेज बार नहीं है। अब जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, तब मैं राइटिंग वाले एप्लीकेशन की बात कर रही हूँ, तो आपने उसमें लिख दिया कि ये, अब उसमें आपको ना कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्वेश्चन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए। कि आप देखो सिंपल अगर कोई चीज टारगेट करोगे, तो अगर आप लिख दोगे कि मुझे नरेंद्र मोदी के बारे में ये जानकारी लेना है, या इसके बारे में ये करना है, या हमें बिहार की सरकार के बारे में ये, तो वो आपको कई बार प्रॉब्लम होगा, नहीं मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करना है कि आप टारगेट ना बनाए जाओ और आपको इजीली आपका वो जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाए। जैसे सपोज एक एग्जांपल बताती हूँ कि कोई अपने राजस्थान में जैसे पंचायत कोई है, या वो पंचायत से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप जब लिखोगे तो उस एरिया में कितनी पंचायत हैं पूछो आप। उसके बाद आप ये पूछो कि भाई आपके अंतर्गत, या किसी ऑफिसर को आप टारगेट कर रहे हो, आपके अंतर्गत कौन सी पंचायत आती है, या ऐसा कुछ। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ आपको, बस आप अपने हिसाब से इसको समझिए। या BMC से मैं दे देती हूँ उदाहरण कि BMC में आप अगर कुछ जानकारी लेनी है कि यहाँ करप्शन हुआ, आपको पता चला, तो आपको इनडायरेक्ट पूछना है कि भाई इस दौरान, इस टाइम पीरियड, तो इसका टेंडर कितने लोगों ने भरा, ये टेंडर का टाइम पीरियड क्या था। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस से अच्छा जो इंफॉर्मेशन लेने का, प्रोक्योर करने का सिस्टम है, वो इन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेमिंग। ये देखिए अभ्यास से आता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ, जब आप कम से कम 10 RTI लगा दोगे और उसमें सक्सेसफुल होगे, तो शायद आप भी, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंफॉर्मेशन लेने में। और नॉर्मली मैंने देखा है कई लोग जो खुद से लगाते हैं उन्हें क्वेश्चन फ्री, वो डायरेक्ट अटैक करेंगे तो शायद फिर नहीं मिलता है इंफॉर्मेशन। हम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो प्रेयर हम पहले रिलीफ पूछते हैं क्लाइंट की, और प्रेयर को ऐसे लिखते हैं कि या इधर से हाथ घुमाओ या उधर से, वो हमें रिलीफ मिलना चाहिए कम से कम। तो ये कला होती है, अभ्यास से आएगी। तो आपने वो क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए। उसके बाद आपने नेयल, आप स्लाइड भी चाहे कर सकती हो। हाँ, तो क्वेश्चन आपने फ्रेम कर दिए। अब आपने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीस का। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि इज देयर एनी फी टू सीक इन्फॉर्मेशन, कि इसमें पैसा देना है कि नहीं देना है। देखिए RTI में कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है। स्टार्टिंग में जब आप अर्जी लगाते हो तो कोई पैसा नहीं देना पड़ता, सिर्फ 10 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर, या हम लोग लॉयर्स के पास, हमारे पास कोर्ट रेवेन्यू टिकट्स होते हैं ना, वैसे कोर्ट की टिकट्स होती हैं, कोर्ट फी स्टैम्प्स। तो वो 10 रुपए का आप लगा दीजिए, और उसके बाद वो 10 रुपए का लगाने के बाद ऑर्डर लगा दीजिए, है ना। या फिर अब देखो ऑनलाइन जब आप करते हो ना, तो बाई कैश और या वो NT क्या बोलते हैं RTGS और NEFT और वो सब से आप कर सकते हो। तो 10 रुपए लगते हैं मात्र, आप समझ लो खर्चा कितना है, 10 रुपए। तो रखता है एप्लीकेशन, ठीक है। अब आपका एप्लीकेशन जब आपने कर दिया, जैसे ही उनको इमीडिएटली 30 डेज का टाइम होता है ना, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर उनको आपको जवाब देना ही देना है। फर्स्ट ऑफिसर जो रहता है ना PIO, उसको देना है। अगर 30 दिन तक आप इंतजार करिए, अगर आपको 30 दिन तक कोई भी जवाब नहीं आता है, तो फिर आप उसमें अपील में जाएंगे। या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ जालसाजी हो रही है, या मिसलीडिंग हो रहा है, या जानबूझ के डिले किया जा रहा है, तो फिर आप उसकी कंप्लेंट कर दो। सिंपल, देखो दोनों, या तो आप PIO का कंप्लेंट करो,
या फिर आप अपील में चले जाओ, फर्स्ट अपील। नॉर्मली अपील वगैरह क्या होता है कि मंत्रालय या इस लेवल पे जाती है ना, तो थोड़ा एक केस का जैसे सिस्टम चलता है, तो प्रेफरेबल यही रहता है कि भाई आप लोअर लेवल पे जल्दी इसको सल्टा लो, क्योंकि पीआईओ को, एपीआईओ सपोज है और उसकी कंप्लेंट आप पीआईओ को कर देते हो, तो पीआईओ डायरेक्शन दे देगा ना, थोड़ा सा आप एक्टिवली बोलोगे कि ये 30 दिन के अंदर देना होता है, आपने दिया नहीं। अगर बेसिक लॉ आपको पता होगा तभी तो आप बोलोगे, तो ये आप अगर बोल देते हो तो शायद वो लोअर लेवल पे ही पीआईओ एपीआई को डायरेक्ट करेगा, बोलेगा अरे यार ये सर का कंप्लेंट क्यों नहीं, तुम ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा हो, तो वो दे, ठीक है। तो ये डीलिंग का जो टाइम होता है वो सिर्फ 30 डेज होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि विद इन 30 डेज तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैन वी नो डिटेल्स ऑफ यूटिलाइजेशन, ये सब मैं एंड में लेती हूँ, इसको फटाफट सम अप कर देती हूँ क्योंकि एप्लीकेशन का एंड पार्ट तक ही मैं आई हूँ अभी। तो 30 डेज में आप अगर वो नहीं आता है तो आप फर्स्ट अपील मैकेनिज्म करते हो। अच्छा, एप्लीकेशन जो मैं आपको बता रही थी ना, उसमें क्वेश्चंस हो गए, सब हो गया, अभी उसमें एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है रुपए का। अच्छा, आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो ना, अगर बीपीएल, तो अगर आपके पास बीपीएल का सर्टिफिकेट हो या डिसेबल का सर्टिफिकेट हो ऐसा, तो वो फी आपको 10 रुपए भी नहीं देना पड़ेगा। आप सब समझ गए ना, 10 रुपए भी नहीं देना पड़ेगा। तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि यस आई एम अ बीपीएल सिटीजन या आई एम नॉट अ बीपीएल सिटीजन, वो आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा एक और डिक्लेरेशन इसमें देना पड़ता है एप्लीकेशन में, वो है कि वेदर इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू दी थर्ड पार्टी, इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी की है या थर्ड पार्टी की नहीं है, तो वो आपको डिक्लेयर करना है। उसके बाद आप डेट डाल दो, साइन डाल दो। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, उसमें आपको और एक चीज लिखनी पड़ेगी कि आप इंफॉर्मेशन कैसे चाहते हो, कि भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, पीएडी के, या आपको पर्सनल। जो दो डिक्लेरेशन है ना, उसमें और एक डिक्लेयर कर दो कि भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन ऐसे ऐसे माध्यम से इस एड्रेस पे चाहिए, और सीडी फॉर्म में चाहिए, या अब सपोज करिए कोई बड़ा टेंडर हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, बड़ा कुछ ऐसा हो, लॉ बुक पॉलिसी ऐसा जो आपको लगता हो कि वो डिस्पैच नहीं करेंगे या डिले कर सकते हैं, तो आप सिंपली उसमें लिख दीजिए कि मैं पर्सनल विजिट से वो इंफॉर्मेशन रखना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले ही आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था। तो वो सब आप कर सकते हो। ये सारी डिक्लेरेशन हो गई, साइन करिए, और उसकी एक कॉपी जरूर रख लीजिए अपने पास, और उसको आप डिस्पैच कर दीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट एडी से, प्रेफरेबली रजिस्टर्ड पोस्ट एडी। अगर आप ऐसा भेज रहे हो तो, या तो ईमेल या ऑनलाइन कर रहे हो तो वो तुरंत ही चला जाता है, बट उसकी रसीद फिर आप रख लीजिए कि ऑनलाइन सबमिट हुआ, ये एप्लीकेशन नंबर हुआ, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स आपको अगर नहीं रखोगे तो अपील में प्रॉब्लम हो जाएगी। भेज दीजिए, वेट करिए 30 डेज, 30 डेज में नहीं हुआ तो फिर फर्स्ट अपील का मैकेनिज्म होता है, फर्स्ट अपील लगाइए। फर्स्ट अपील अगर आपकी नहीं होती है तो आप सेकंड अपील का होता है। देखिए, फर्स्ट अपील सेकंड अपील बहुत डिटेल में नहीं, और इनफैक्ट हाई कोर्ट में भी इसमें जाना पड़ता है सेकंड अपील वगैरह में, तो इसीलिए ये एक अलग ही हमारा 1-2 घंटे का सेशन होता है। तो ये आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी बेसिक पहले आप आरटीआई एक्टिविस्ट ही बन जाइए, आरटीआई लगाना, अपने पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, उसमें अगर आपको बेनिफिट होता है तो, या कहीं आपको पता चलता है कि भाई अब हमें नहीं, हम कर पा रहे हैं, अपील करना पड़ेगा, तो फिर आप कभी भी, यू ऑल आर वेलकम, आप प्लीज आइए मेरे पास, आप मेल कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ हमारी कम्युनिटी के लिए, मतलब वैसे तो मैं सभी कम्युनिटीज को के लिए काम करती हूँ, दिव्यांगों के लिए करती हूँ, महिलाओं के लिए करती हूँ, मतलब जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है, बट अपनी कम्युनिटी के लिए हमेशा मैंने अपने दरवाजे ओपन 24/7, इसलिए मैंने अंकल को कहा था हम 24/7 एट सर्विस। ये कुछ Great. ऑफिसेस, ये कुछ ऑफिसेस है यहाँ। देखिए, जो सीआईसी मैंने आपको पहले बताया था, वो जेएनयू के कैंपस में, आप चाहे कुछ चाहे तो ये ले लो। वैसे ये सारी चीजें आजकल तो सब गूगल बाबा वाला भी सिस्टम चलता है, और गूगल आपको बहुत सारी जानकारी उतनी दे नहीं पाता है, जो प्रैक्टिकल चीजें अलग होती हैं। सीएमआईएस और कंप्यूटराइज सिस्टम अपडेटेड भी उतने नहीं होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो मतलब ट्रेन्ड ऑफिसर्स भी नहीं होते। तो बट ये आप देखो, फिजिकल अगर आपको भेजना है, मैनुअल भेजना है, जाना है, तो ये जेएनयू ओल्ड कैंपस न्यू दिल्ली सीआईसी, ये अपना मेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बैठता है वहाँ,
महाराष्ट्र का जो है अपना, जो महाराष्ट्र का स्टेट का लेवल का, जो स्टेट CIC 13th फ्लोर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑपोजिट मंत्रालय। मंत्रालय सभी ने देखा होगा जो बॉम्बे वाले होंगे। और दूसरा एक है यहाँ पे पूना में इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वो पूना में स्पेशल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वहाँ भी आप भेज सकते हो अपनी अपील्स। ये बेसिकली अपील्स के लिए है। और PIO तो हर कंसर्न डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में है ही, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और किसी का एक क्वेश्चन मैंने जस्ट ऐसे ही नजर दौड़ाई तो ऑनलाइन के बारे में था। तो देखिए RTI आप जब गूगल करते हो ना, तो RTI ऑनलाइन डालोगे तो एक RTI ऑनलाइन की वेबसाइट आती है, वो सब बेसिकली एजेंट्स और एक्टिविस्ट और इनकी बनाई होती है। तो वहां से आपको नहीं जाना है, गवर्नमेंट की साइट्स में आपको जाना है ना। हर स्टेट गवर्नमेंट का आप नाम डालोगे, उनका RTI का एक वो टेक्नोलॉजी में उतने वर्ड्स मुझे तो याद नहीं आते, वो ऐसे स्लैश करके अगर आप डालोगे, मैं लिंक अभी शेयर कर दूंगी लिंक आप लोगों को। हाँ, मैं लिंक दे दूंगी। ठीक ठीक। हाँ, मैं लिंक दे दूंगी। तो को क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देगा। महाराष्ट्र वाली काफी एक्टिव हो गई है आजकल, जो वेबसाइट है ना काफी एक्टिव हो गई है। तो वो उसमें आपको लिंक देंगे, आपका डिपार्टमेंट का लिस्ट देंगे। आपका जैसे मान लो BMC का मैटर है तो वो किस में मतलब UD रिलेटेड मैटर है तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वो सब देंगे। वो सब फटाफट आप ऐसे किए 2 मिनट में RTI ऑनलाइन आपका। यस किरण जी, आई विल डेफिनेटली शेयर द लिंक। हाँ, तो वो आप इमीडिएटली आपकी चली जाती है ऑनलाइन में। तो ये सिस्टम RTI का। और इसके अलावा मुझसे अगर आप लोगों को कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस या क्वेरीज रही हो, जानकारी लेना है, तो आप मुझे बिल्कुल, मतलब नाउ द प्लेटफॉर्म आई हैव ओपन फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर देयर क्वेरीज। हाँ जी। अच्छा, स्लाइड भी आगे और कुछ है तो आप कर दो ना निहल। आई थिंक कुछ है। हाँ, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन मैंने बता ही दिया ना। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग RTI, ये मैंने बता दिया। ये मेरा एक कोट हमेशा मैं बोलती हूँ, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि द रियल स्वराज विल कम नॉट बाय द एक्विजिशन ऑफ अथॉरिटी बाय अ फ्यू, बट बाय द एक्विजिशन ऑफ कैपेसिटी बाय ऑल टू रेजिस्ट अथॉरिटी व्हेन अब्यूज्ड। इसीलिए मैं हमेशा, एज निहल ने पहले भी बताया, मैं सबको कहती हूँ कि जैसे फैमिली में टूथब्रश की रिक्वायरमेंट है, वैसे लॉ की भी रिक्वायरमेंट है। बेसिक अवेयरनेस आपको मालूम ही होना चाहिए, अदरवाइज आप अब्यूज्ड हो जाओगे, लोग मतलब लोगों से एक्सप्लॉइट हो सकते हो, डिपार्टमेंट से एक्सप्लॉइट हो सकते हो। तो ये जरूरी है। सो आई ऑलवेज इन माय workshops which I conduct, those who know me, they are aware of all these workshops and trainings which I do take for corporates and individuals and organizations also. और आप लोग मतलब अभी तक तो एक या 2 ही दानिश बंधु हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है मेरे प्रोग्राम में पहले, आज से पहले में, जो जिसमें मैं इनवाइटेड रहती हूँ। बट आप, मैं चाहूंगी सभी अपना समाज जागरूक हो, क्योंकि हम सामाजिक काम करते हैं और हमारे घर परिवार और हमारे ही समाज के लिए अगर काम करें तो हमारे ही समाज में भी उसका अगर वैल्यू एडिशन हो तो हम सौभाग्य समझेंगे। और आप जरूर सब लोग वेलकम रहेंगे, सारे दादीज बंधु, मेरे किसी भी वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। इट्स ग्रेट, वेरी गुड। सो देवेश अंकल, अभी मैंने मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैंने काफी कुछ कम समय में, या एक्चुअली लॉ बहुत यस वास्ट यस, होता है ना, अग्रीड बहुत अग्रीड। वास्ट होता है। एक एक सेक्शन पे आप, अभी मैं बताती हूँ, जब मैं ये लॉ प्रोफेशनल्स के लिए करती हूँ तो इतने सारे हाई कोर्ट्स के RTI के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के, टोटल 3 आवर्स का चला जाता है वो। सही बात बट है। ये मैंने सिर्फ बेसिक ले मैन सिटीजन्स के लिए रखा है कि भाई जो बहुत ओवर डू नहीं होना चाहिए सारी That चीजें। was the main reason to have this, ताकि एटलीस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जावे, अपने जी यहाँ जी पर अपने समाज में चेतना जाग जावे कि ये भी अपने पास राइट्स है। हाँ स्पेशली हाँ हाँ, मैं भी देख रहा हूँ कि अपना DITF भी एक डिवीजन ही खोल देगा अंडर योर लीडरशिप, कि जितने भी है वी विल मूव थ्रू दिस वे करके। नहीं, और आप, मैं आपको बताऊं, आपको अपना DITF को और यूनिक बनाने के लिए ना, आप हाँ जी, इसको RTI के अंतर्गत भी ला सकते हो आप चाहो तो। या कि यस वो यस, बहुत बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगा।
Correct. वो तो अपन लाना ही है. That is one of my agenda whenever we are meeting. Yeah. Actually, I could not meet you yesterday. Also, I was in Daisar till 10 p.m. What? नहीं, कोई बात नहीं. Yeah, Nehal, please carry on. Yeah, so I would like to now ask ma'am to address all the questions in the chat box. So should I just go from Yeah. then? So Kirti is asking that through RTI, can we know the utilization of PM Care Fund for COVID, where more than 1,500 crores has been deposited? So First question कहाँ से शुरू हो रहे हैं मैं? so it's on the chat box. Kirti has dropped a chat message. box ही देख रही हूँ मैं. Hello, ma'am. Yeah, Kirti to everyone. RTI, can we know details of utilization of PM Care Fund for COVID where more than 1,500 crores? अच्छा देखिए, मैं PM Care Fund का इशू मैं नेहल से वही बता रही थी. PM Care जो है ना, ये अभी आप इतनी जल्दी समझ नहीं पाओगे. ऑलरेडी एक आरटीआई जब सबसे पहली आरटीआई लगाई गई थी तो इन्होंने कहा कि हम आरटीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं. ठीक है, फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठाया गया. पहले दिल्ली हाई कोर्ट में उठाया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया कि जब गवर्नमेंट कहा कि ये हमारे अंडर में नहीं आता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दा गया, वो पेंडिंग है. लेकिन उसके बाद अभी फिर से एक नया इन्होंने जवाब दे दिया दूसरी किसी आरटीआई एक्टिविस्ट को कि हम आरटीआई के न्यू रिप्लाई दिया उन्होंने कि हम आरटीआई के अंतर्गत में आते हैं. तो ये बेसिकली ये जो पीएम केयर फंड का मुद्दा है ना, ये अगर आप मींस कीर्ति, राइट, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, नो प्लीज लेट मी नॉट एक्सप्लेन इट to you here in front of the public platform online. You can please take my number, I'll explain you, because इसमें बहुत सारी controversies है. Suppose ये जो ट्रस्ट डीड बनाई गई थी ना इसमें, तो वो ट्रस्ट डीड का एक क्लॉज ही इन्होंने अलग तरीके से थोड़ा बनाया है. ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता उसका डिटेल डिस्कशन के लिए रहेगा. ये मुद्दा ऑलरेडी पेंडिंग है. So we can move ahead. Next question is by Kiranji only. Request you to please explain how to apply through which portal to apply. This I have said now. Share the link. Yeah, you'll share the link. Yeah, मैम यहाँ पे ना मैं थोड़ा इंटरफेयर करना चाहूंगा. I'm really sorry because मैंने भी बीच में 2-3 बार ट्राई किया था, but it was just a small query. I don't. हाँ, मेरे को एक थोड़ा एक्सपीरियंस था कि मैंने ऑनलाइन ट्राई किया था, मगर उसके अंदर क्या है ना, मैंने एक्सपीरियंस ये किया है कि वी नीड टू नो द एवरी. आई डोंट नो, कोई गवर्नमेंट साइट ही थी बेसिकली. आई डोंट रिमेंबर, मुझे प्राइवेट साइट नहीं पता चल रही थी, तो बिकॉज तेरी बहुत सारी प्राइवेट साइट्स मिल रही थी कि अप्लाई फ्रॉम अस. मगर जनरली आई प्रेफर, हाँ, जनरली जिसके पीछे gov.in आता है ना, दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस, कि वो गवर्नमेंट साइट है और उसी से अप्लाई करना चाहिए. ओके, तो मैंने उसी से गया था. मगर अभी जैसे मुझे काम था, पानी का मुद्दा था. आई मीन इट वाज लाइक वाटर कनेक्शन चाहिए था मुझे, तो उसके लिए मैंने कुछ अप्लाई किया था. और उसके लिए वो आई थिंक सो नहीं, मेरे घर पे एक प्रॉब्लम था. आई वाज हैविंग सम लीकेज इन माय बिल्डिंग, इन माय फ्लैट, फ्रॉम द पर्सन हु इज स्टेइंग अबव मी. आई वेंट टू बीएमसी, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया मुझे. तो फिर मैंने सोचा कि इसके बारे में मुझे कौन हेल्प करेगा. तो मैंने सोचा चलो मैं एक आरटीआई फाइल करता हूँ, एटलीस्ट मुझे कोई तो पता चले कि हु इज अ कंसर्न पर्सन. तो उसके अंदर एक मुझे प्रॉब्लम ये फेस हुई थी कि वो लोग डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट, वार्ड, मतलब इतनी सारी डिटेल मांगते हैं जो कॉमन मैन को नहीं पता होती. मतलब यू नो, करेक्ट जॉब बोल रहे हो ना कि एक सही आदमी को क्वेश्चन जाना चाहिए, तो वो जाता ही नहीं. तो अभी वो जिसको पहुंचता है वो मुझे एक मेल करता है कि दिस इज नॉट पर्टेनिंग टू योर डिपार्टमेंट, काइंडली सेंड अ मेल टू दिस डिपार्टमेंट. उनको मेल करो तो कोई रिप्लाई नहीं आता. सो दैट इज द रीजन पीपल गेट टायर्ड एंड गिव अप कर देते हैं. यस किरण जी, मैं समझ गई. मैंने अपने सेशन तो बहुत ही गंभीरता से सुना होगा. मैंने ये बोला भी है अपने सेशन में कि वो इस तरीके से घुमाते हैं, बट वो कर नहीं सकते. उनको क्या करना होता है, आपको डिपार्टमेंट नहीं अगर पता है ना, तो आप अपने एप्लीकेशन में लिख सकते हो कि मेरा एरिया ये है, बट कौन सा वार्ड है, क्या है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ. सो इट इज देयर ड्यूटी. दे आर, मैंने जब ऑब्लिगेशंस, आपको याद होगा वो स्लाइड, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, जब मैं बता रही थी तो मैंने यही बताया था कि दे आर अंडर ऑब्लिगेशन दैट दे हैव टू इंटीमेट टू यू कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो डायरेक्टली ही उनको ड्यूटी बनता है कि वो उस डिपार्टमेंट में पहुंचाएं और आपको इंटीमेट कर दें कि भाई आपकी इंफॉर्मेशन हमने वहां भेजी है लेने के लिए अर्जी, तो आप वहां से इंफॉर्मेशन ले लीजिए. बट क्योंकि आपको ये शायद मतलब लोगों को पता नहीं होता है ना, तो हम वो बोलते जाते हैं, हम घूमते जाते हैं उसी में.
तो ये तो देखिए है, इसीलिए मैंने बहुत पहले जब भी स्टार्ट किया था मैंने कहा कि मैंने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे जब ये 2005 में एक्ट आया था। उसके बाद 2-3 साल के बाद इसमें काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स और ये सब हो रहे थे, तो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो मुझे लगा था कि ये चेंजेस इसमें होने चाहिए वो मैंने दिए हैं। मतलब वो पता नहीं वहाँ क्या उस पे हुआ है काम, तो हमारे पार्लियामेंट और ये सब बड़े लेवल पे काम होता है। सो लेट अस सी हाउ दे विल चेंज द सिस्टम। बट हाँ, Okay. इतना अवेयरनेस तो अभी आपको हो गया, आप डायरेक्ट उनको लिखो ना कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ माई दिस थिंग, या आप मुझे वो जो लास्ट आपका कॉरेस्पॉन्डेंस है वो आप मुझे देना, लास्ट और फर्स्ट। लेट मी हाँ, मैं एक्चुअली मैं बीच में ढूंढा था, मुझे आउट। नहीं मिला था, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दैट कम। अभी मेरा एक और क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है बेसिकली, कि फॉर एग्जांपल चलो वो लोग जब मुझे रिप्लाई करेंगे, एंड अप्लाइड ऑनलाइन, तो वो लोग मुझे मेल के थ्रू रिप्लाई करेंगे, तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक नंबर भी दिया था, और उसी मेल आईडी पे मैंने रिप्लाई भी किया था कि भाई आई हैव कॉल्ड दिस नंबर बट नोबडी इज पिकिंग अप द कॉल, सो काइंडली लेट मी नो द फर्दर असिस्टेंस। तो वो भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया था। तो अगर इनकेस कोई रिप्लाई आता नहीं है तो वापस एक और आरटीआई फाइल करना चाहिए कि वही मेल को चेन बना के रिप्लाई करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, इसीलिए आपके मैकेनिज्म है, आप उसके हायर जो अथॉरिटी होता है ना, पीआईओ का एपेलेट अथॉरिटी, वहां भेज दो सारे कॉरेस्पॉन्डेंस अटैच करके कि ओके। कॉरेस्पॉन्डेंस जो नंबर्स दिया है और फ्रेश दो, क्योंकि अगर आप फ्रेश आरटीआई लगाओगे ना तो आप हाँ, वो 30 डेज ऐड हो जाएगा, करेक्ट। अदरवाइज आपका वो 45 डेज, तो 45 प्लस 30, अदरवाइज 30 अगेन 45 you'll go for appeal. So why to add that 30 days again na? So करेक्ट, better करेक्ट, that राइट। you appellate authority. ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप जैसे फिजिकल आपने मुझे फॉर्मेट बताया था, आप जो हमें शेयर करोगे कि भाई आपके पास रेडी है, उसके बाद उसको एड्रेस के, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो चीज को बोला कौन सा एड्रेस पे पोस्ट करने का, दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई मुझे चाहिए यहाँ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे महाराष्ट्र की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे डिपार्टमेंट की, मुंबई की, और मैं किसको एड्रेस करूँ? नहीं, जैसे तो आप, हाँ तो वही मैंने कहा उस डिपार्टमेंट का, जैसे बीएमसी अपना वीटी में है ना, वहाँ हाँ, पे स्टेशन के सामने, तो हमें ये तो पता है कि हमें बीएमसी से इंफॉर्मेशन चाहिए, बीएमसी का एड्रेस वो है, तो आपको सिर्फ इसमें मेन जो मुद्दा है ना वो पीआईओ का है, आपको द पीआईओ लिखना है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बीएमसी, और जहां बीएमसी की ऑफिस है वो एड्रेस आपको डालना है, मतलब डिपार्टमेंट में ही देना है आपको, करेक्ट। कंसर्न में ही, बट आपको ऊपर पीआईओ को एड्रेस करना है, और सब्जेक्ट में जरूर लिखिए कि एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट। वो ठीक है। अभी सपोज फॉर एग्जांपल मुझे मालूम ही नहीं कौन सा डिपार्टमेंट है, मगर मुझे मालूम है कि मुझे मेरे एरिया के रोड का काम पूछना है, दैट डज नॉट कम इनटू बीएमसी बट दैट माइट बी कम अंडर सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और मे बी कुछ भी हो, तो मुझे ना डिपार्टमेंट मालूम है ना कुछ भी नहीं मालूम, तो इज देयर बी एनी वन पर्टिकुलर एड्रेस वेयर आई कैन सेंड इट अक्रॉस एंड दे वुड एडवाइस कि भाई आगे फॉरवर्ड कर दे? नहीं नहीं, वो बीएमसी के पास ही, जैसे सपोज करो कि जो मेन बॉडी जब रहेगी ना, हाँ, हाँ, मेन बॉडी, जो भी मेन बॉडी, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग और ये सब का काम होता है, तो हमें सबको पता है कि यूडी इन्वॉल्व होता है ना, अर्बन डेवलपमेंट, तो अगर हाँ, आपको कुछ, तो आपने देखा होगा अर्बन वो मिनिस्ट्री बताते हैं, वो मिनिस्ट्री का ना ऑप्शन देते हैं, उसमें कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है आपका, हाँ, तो आप ना मेन डिपार्टमेंट को एड्रेस करो, ओके, और वहां पे आपको ना करना है कि आपको ना मेंशन करना है वहां पे कि मेरा ये डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, सो आई एम एड्रेसिंग टू द मेन अथॉरिटी, दैट यू कैन डू। ओके, ओके, थैंक यू सो मच मैम। या Thank you, ma'am. Thank you, Kiranji. एनी अदर क्वेश्चन? Yeah, there is one question from Ravi Sharma. I think it is that do OC citizens OCI have access to RTI Act? And his wife is also asking the same question. So can you? आई थिंक जिन्होंने फोन पे पूछा था वही, जो पहले स्टार्टिंग में जो पूछ रहे थे वही है क्या ये? करेक्ट करेक्ट, हाँ, ये वही है, वही है। सेम सेम। How do I नहीं, treat? Yes, अभी madam. वो सिटीजन आर द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री और दे हैव टेकन द सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री? They are overseas citizens of India. It's a special category Yes. of those NRI who live abroad. See, but the information will be related to India or some that country where you stay. If for No, particular, if only you ask about something- India. Only about India. then you, yes, then you can file. I see. Thank you. Thank you, Yeah, Bolo. welcome. Thank you, ma'am. Next question from My हाँ, wife अरे is it's thanking okay. you. सब परिवार वाले ही है, थैंक यू क्या, हम तो अपनी समाज के लोग हैं।
हाँ मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। जी हाँ मैम, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है एंड हाँ, आरटीआई बोलिए, में कोशिश करूंगी सीधा जवाब देने का। तो मैंने ग्रीवेंस डाला था पीएम के वहाँ पे कि जो टैक्स है उसको मतलब वॉलंटरी किया जाए एंड उसका ये वॉलंटरी किया जाए, ये आरटीआई में मांगा या आपने ऐसा रिकमेंडेशन काइंड ऑफ नहीं एप्लीकेशन नहीं दिया? नहीं 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 मैंने ग्रीवेंस दिया हाँ, एक पीएम ग्रीवेंस पोर्टल, हाँ कि मतलब मेरे से जो टैक्स लिया जाता है वो गलत है और मेरा टैक्स वॉलंटरी होना चाहिए। आप मेरी जेब में डाल के जो हाथ से पैसा निकालते हो वो गलत है। तो हाँ, उसका ठीक है। जस्टिस पीएमओ में दिया क्या? हाँ पीएमओ में दिया। तो हम्म पीएमओ से जैसे ही जिस दिन दिया और उसका जस्टिफिकेशन ये दिया कि आर्टिकल 13(2) जो है वो बोलता है कि एनी लॉ विच ब्रेक्स द फंडामेंटल राइट्स देन इट इज इट बिकम्स वॉइड। तो जो टैक्स है, जो मेरा पैसा मेरी मर्जी के बगैर लिया जा रहा है और सिंस माय लिबर्टी इज ब्रोकन व्हिच इज ensured under article 21 life to liberty and life, so since it is breaking my fundamental rights, so all the tax laws are void. तो ये मैंने ग्रीवेंस दिया और प्रॉपर दिया है कि मेरे को टैक्स से माफ किया जाए। दिस इज माय ग्रीवेंस। तो जिस दिन दिया ग्रीवेंस दिया उसके दूसरे दिन जवाब आ गया योर सजेशन टेकन। वो तो ऑटो उनका सब किया हुआ है ना, ऑटो मोड में तुरंत नहीं ले मैम, लेते। let me complete what I did. So now the moment suggestion came and I again said that mine was a grievance, not a suggestion. So either you say that it is accepted or not accepted, and it is breaking my fundamental right which is protected under Article 21. So as Parliament is breaking the my fundamental right. फिर उसका जस्टिफिकेशन मैंने ये दिया कि जैसे 3 आदमी है, एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी और एक सोशल वर्कर है। अब सोशल वर्कर को मतलब उस गरीब आदमी की हेल्प करनी है, वो ऑब्वियसली दोनों के पास पैसा नहीं है, पैसा सिर्फ अमीर आदमी के पास है। तो उसके अंदर ये दिया कि अगर अमीर आदमी गरीब आदमी को दे दे वारंट तो ठीक है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अगर दूसरा तरीका है कि सोशल वर्कर अमीर आदमी को बोले कि आप अपना पैसा मेरे को दे दो और फिर कर दूंगा, आपके पास तो टाइम होगा नहीं, एंड ही डज इट वॉलंटरी, इट इज ओके, बट ही कैन नॉट डू इट फोर्सफुली टू अमीर के भाई तेरा पैसा मेरे को दे, नहीं तो मैं तेरे को जेल में बंद कर दूंगा या तेरे को हानि पहुंचाऊंगा। तो he does it, then he is at fault. So the same thing PM is doing. So same thing is Parliament is doing. तो ये सारे एग्जांपल मैंने दिए कि जो काम मैं नहीं कर सकता, बेसिकली पीएम को बनाया किसने? मैंने बनाया है, पार्लियामेंट को मैंने बनाया है। सो आई हैव नॉट गिवन देम द राइट कि वहाँ तुम जाके वहाँ गुंडागर्दी करो। जो काम मैं नहीं कर सकता वो पीएम भी नहीं कर सकता है। So basically I have made the PM, whatever my rights are there, those are the rights of PM. So if a right which I do not have, I cannot loan to the PM. So I cannot put my hands forcefully in anybody's pocket. So he cannot also do it that way to me. So these were the reasons which I gave. And with justification, Article 13(2), which any law which makes it void. तो इस तरीके से बना करके उनको पूरा इंग्लिश में बना करके अच्छे से दिया था। Then they said that suggestion taken. तो फिर मैंने वापस से मांगा, उनको वापस से ग्रीवेंस में लिखा कि I did not give suggestion, I gave a grievance. So either you say that it is accepted or not accepted. The ideal reply would have been this. तो second time उन्होंने फिर दे दिया कि इस केस closed and case already under consideration. So मैंने कहा कि ये केस कैसे क्लोज होता है? The case is under consideration. So then I put it under RTI. फिर PM के खिलाफ वापस ऑनलाइन RTI मारा और बोला कि मैंने ये ग्रीवेंस सबमिट किया था, इट हैज नॉट बीन डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली, एंड इट सेज दैट कि सो द आंसर वाज नॉट गिवन इन 30 days, और वापस से मैंने वही रीजंस दिया। देन आई फाइल्ड अपीलेट के पास में, सीपीआईओ ने जवाब नहीं दिया था 30 days में, तो देन आई फाइल्ड एन अपीलेट के पास में। तो अपीलेट से रिप्लाई आया अभी करीब 4 दिन हुए हैं, नहीं 1 तारीख को आ गया, 1 जनवरी को। अच्छा। So हाँ appellate से आया है कि I have directed CPIO to give the reply in 25 days, in 25 working days. So now this is the case, ma'am. तो जैसे अगर ये reply अगर मान लो 2 केस बनते हैं इसमें, suppose they accept my request or they will not accept my request. So if they accept my request तब तो well and good, बल्ले बल्ले जिसके chances है नहीं. So so now
it is being broken under the now how to, if suppose they say no, then can I take it in Supreme Court under Article 32 that Yes, they have yes. broke? First, you take it to the High Court of your state, and then you can move to the Supreme Court also directly. नहीं, Article 32 है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं ना मैम? जा सकते हैं, मैंने वही कहा ना कि लोग को सुप्रीम कोर्ट इतना आसान नहीं होता ना, कि वहाँ पे पैसे भी बहुत लगे, ट्रैवलिंग भी होता है, अगर दिल्ली का नहीं है बंदा तो आप लोकली भी ट्राई कर सकते हो ना अपने हाई कोर्ट में, आपको भी तो वहाँ भी मेरे तो पास तो इतने पैसे राइट है। नहीं, मेरे पास तो पैसे है नहीं मैम, मैं तो खुद ही अपना केस लड़ूंगा। हाँ, तो आप अपना केस नहीं लड़ सकते सुप्रीम कोर्ट में राजेश जी, आपको पता है ना कितने स्ट्रिक्ट प्रावधान है, एलिजिबिलिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, उसमें आपको 6 महीने चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि आपको मालूम है ना नहीं आई रेड मैम की वहाँ पे 120 रुपीज की फीस है, अपना केस खुद लड़ो। फीस तो वहाँ पे सब कुछ है, बट वो एलिजिबिलिटी प्रूफ तो करना पड़ता है ना। कभी आप बॉम्बे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कब पहले गए हो क्या एलिजिबिलिटी मतलब फाइल करने अपना केस? कभी नहीं गया मैम, मैं तो ये मेरे को तो जब जाइए, मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें जो है ना वो ऐसी हैं कि मतलब फीस तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से भी बहुत कम लगती है वहाँ, क्योंकि रियल और एविडेंसेस की बात नहीं होती ना, वहाँ सिर्फ संविधान की बात होती है, लॉ की बात होती है, लॉ पॉइंट की बात होती है ना, तो वहाँ फीस तो कम लगती है। लेकिन अगर आपने खुद से लड़ना है ना तो इतना इजी नहीं होता है, आपको एलिजिबिलिटी प्रूफ करनी पड़ती है। एलिजिबिलिटी आप एलिजिबल हो या हो वो प्रूफ करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि you are capable to pursue your own petition and argue in front of all because opposite councils जो भी रहेंगे वो तो funding councils रहेंगे ना सब गवर्नमेंट्स के। तो ऐसे पब्लिक एक्सक्यूज मी, ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन में लॉयर आप जैसी मदद कर चाहे तो कर सकती है। We'll be going थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। This is a personal question. I think Rajesh ji, we will connect personally on this matter. Let me conclude ना कि ये जो राजेश जी आपका मुद्दा है ना, ये अभी आज का हमारा सेशन स्पेशली आरटीआई रिलेटेड है, अभी इसको हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करना है या आपका करना है, दिस विल बी अ डिफरेंट एस्पेक्ट। आप मेरा नंबर ले लीजिए, बात कर लीजिए, मैं आपको अलग से गाइड कर दूंगी हाउ यू हैव टू गो अहेड। राइट मैम, राइट, थैंक यू। वेरी गुड, राइट, continue. One last question we have: how do I trace pension for a person who was a teacher in aided school under BMC? So that's also where is that question? Very last question by Mr. Rajendra. Yeah. How do I trace pension status for a person who was a teacher in aided school under BMC? ओके, तो सबसे पहले उस स्कूल में आपने कभी एप्लीकेशन दिया है? आप अपने वो स्कूल में, जैसे मैंने कहा ना, PIO इज ऑलवेज एवरी इन ऑल द कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, अथॉरिटीज, डिपार्टमेंट्स। तो फर्स्ट एड्रेस एंड एप्लीकेशन व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड, और टू द PIO एड्रेस करके आप ये इसकी जानकारी मांगिए। अगर कहते हैं कि हम एलिजिबल नहीं है एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आप उसकी CC BMC को भी दे दीजिए, एंड देन फॉलो द प्रोसीजर ऑफ द RTI एक्ट, ओके, विच आई जस्ट एक्सप्लेन्ड। और इस बीच अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो जरूर बोलिएगा, मैं इसमें आपकी मदद कर दूंगी। थैंक यू मैडम, इट्स ग्रेट। Yeah, Neil, complete अभी now, काफी लंबा हो जाएगा। Yeah, so actually, I think और बहुत सारे क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। मैं आप सबको ये कह दो कि, और आप सबको ये क्या हम लोगों में ना ऐसा होता है प्रॉब्लम सब, हाँ, यू कलेक्ट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अभी क्या, हाँ, प्रॉब्लम में ये बोल रही हूँ, प्रॉब्लम ये होती है कि अभी सबको क्या सब जग गए ना सुन के, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे लगातार। तो आप अलग से ले लीजिए पर्सनल। तो you can reach her out at her number she's given, नहीं तो you can drop us a mail and everything. हाँ, DITF अपना ईमेल का शेयर कर दीजिए। नहीं, मैंने शेयर कर दिया है आपने। प्लीज सेंड योर क्वेश्चंस टू ditfindia@gmail.com एंड वी विल आस्क। अंजना जी एक साथ में पढ़ेंगे और उसी एक साथ का रिपोर्ट हम लोग उनको इंडिविजुअली मेल कर सकते हैं। दैट वुड बी अ बेटर आइडिया। वेरी ओके, वेरी गुड। I would like Neha Sharma to propose the vote of thanks, and thank you everyone. Thank you, Nehal ji, for giving me this opportunity.
आज का वेबिनार राइट टू इंफॉर्मेशन पे था, इसलिए मुझे याद आया कि ये शेर कि चार जानिब देखकर सच बोलिए, चार जानिब देखकर सच बोलिए, आदमी फिरते हैं सरकारी बहुत. So I read many shairis and penned down one for webinar teachers during the pandemic, saying कि दुनिया ए वेबिनार में ज्ञान की धूम है, दुनिया ए वेबिनार में ज्ञान की धूम है, पहले कॉलेज की क्लास थी, अब वक्त ए जूम है. Advocate Anjana ji ने कई पात्र निभाए हैं. As a law trainer, she has trained hundreds of people in legal education through her workshops and created legal awareness. And as a prolific writer, she writes on motivational as well as legal issues. तो आप देंगे संबोधन, ऐसी खबर आई है, हम भी थे आतुर, उत्सुकता बढ़ आई है. मिला है हमें आपसे सूचना के अधिकार का ज्ञान, और आपसे बस सीखते रहें, ऐसी तमन्ना अब जग आई है. At DITF, all of us are very grateful to you for this informative session. और हकीकत में वही धन्यवाद के हकदार हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मदद करने को तैयार है. तो देवेश जी दादीच, founder of Dadich International Trade Foundation, personifies this spirit. I extend heartfelt thank you for providing us with this opportunity as well as the platform. And Nepal ji, thank you for conducting this webinar flawlessly. As a fellow law student, I hope I'm audible. Yeah, sure. All right. Continue. Yes. As a fellow law student, here is a couplet by Akbar Allahabadi, who was a Sessions Court judge himself. पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए. Last but not the least, I would like to extend my gratitude to Kiran ji, DITF's technical team, and all those who made this webinar possible. And thank you to all the members who took time out on a Sunday evening to join us. Shubh Ratri और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. Thank you. Wow, well said. Thank you. Good one. Thank you everybody. All right guys, thank you so much once again for sparing your time. बहुत ही अच्छा informative webinar था, and we hope to see you connected for our upcoming webinars. All right, thank you so much, and see you soon. Have a very happy new year once again. Stay blessed. God bless you all. Thank you. Thank Bye. you. Thank you Anjana ji. Right. Thank you, uncle. Thank you.